अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं आपके साथ अशफाक के साथ सकती। तुम वेख किथे रहे हो? ओथे ओथे उधर जहाँ पे कैमरा मुझे देख रहा है। मैं कैमरे की आंखों में आंखें डाल के बात कर रही हूँ। उकाबी निगाहें, यानी कि आप कम्युनिकेट कर रही हैं हमारे लोगों के साथ। तो उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। भैया मसला ये है कि इस वक्त हो चुका है बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। तो आई एम श्योर कि आप लोग परेशानी में मुब्तला होंगे। कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि हो क्या रहा है, लेकिन जो लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स पर देख रहे होंगे या यूपीएस या जनरेटर जिनके पास फैसिलिटी मौजूद होगी, तो वो लोग देख रहे होंगे कि हम आपको बता रहे हैं कि भाई ये ब्रेकडाउन जो है वो थोड़ा लंबा चौड़ा है। हाँ। और उसके अंदर अपनी एनर्जी जो है, जो घरेलू मीन से आपके पास दस्तयाब है, उसको बचा के रखें, कंजर्व करके रखें। सारी अगर आपके यूपीएस घर में चल रहा है, अगर आपके घर में जनरेटर मौजूद है, या फिर जैसे आपने बहुत सारे लोगों ने सर्च लाइट्स जो है वो उसको चार्ज अप करके रखा होता है, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है ये 24 आवर्स ये ब्रेकडाउन ले सकता है। जी, तो बिल्कुल प्लीज़ बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी कॉशियस। कोशिश करें। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिन लोगों ने इस वक्त पानी नहीं भरा होगा टंकियों में, वो मोटर कैसे चलाएंगे? ओए होए होए होए, बड़े संगीन मसाइल। और सोचें मतलब वाकई खवातीन के मसले में ये है ना, घर में पानी नहीं आएगा। हाँ। लेकिन अब तो जाहिर है कि पानी तो खैर वो गर्मा गर्म ही करके लोग नहाते हैं, तो वो वाला गर्मियों वाला मसला नहीं है। लेकिन पानी उसके लिए आना भी तो चाहिए ना, बर्तन धोने हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। बहुत संगीन मसाइल का आपने गम्माजी और अक्कासी की। एग्जैक्टली, मतलब हर घर में यही मसले मसाइल है जो लोग देख रहे हैं। इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि किस तरह से होता है। बिजली नहीं होती, बिजली ना होने का रोना रोते हैं। बिजली सिस्टम में आ जाती है तो हमारे पास डिस्पैच एंड ट्रांसमिशन सिस्टम नहीं होता कि उससे बिजली कैसे भेजें। ब्रेकडाउन हमारे पास कोई भी हुकूमत हो तवातुर से आते रहते हैं। आई रिमेंबर एक दफ़ा पहले भी हुआ था, खान साहब की गवर्नमेंट के दौरान एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था। और रिमेंबर दैट वाज ब्रूटल। बड़ा लंबा टाइम तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही थी। तो बड़े मसाइल हैं जी। मीनवाइल सियासत में क्या हो रहा है, आपने देखा कि पाकिस्तान की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे में केयर टेकर यानी कि निगरान वज़ीर आला का जो तकर्रुर है वो हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों ने नहीं किया, वो आपस में मुत्तफिक नहीं हो सके, तो फिर मामला गया इलेक्शन कमीशन। ऐसा हमने देखा है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी थी, लेकिन पंजाब में वैसा नहीं हो सका। विल टॉक अबाउट इट, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। सीनियर सहाफ़ी अम्माद यूसुफ के खिलाफ केस में सजाए मौत जैसी दिफात शामिल करने पर PFUJ की करारदाद मजम्मत, इंसाफ की अदम फराहमी पर एहतजाज का फैसला। अम्माद यूसुफ को तहकीकात में शामिल होने का पूरा मौका दिया जाए, सहाफ़ी तंजीमों को एतमाद में लिया जाए। निगरान वज़ीर आला के लिए अपोजिशन के नामजद उम्मीदवार को पोजीशन मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला मुकर्रर कर दिया। रात गए हल्फ भी उठा लिया। तहरीक इंसाफ ने फैसला मुस्तरद कर दिया। इमरान खान कहते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा प्लान बेनकाब करूंगा। भूखे बच्चों को रोटी का नवाला ना देने से दिलबर्दाश्ता वालिदैन मौत का निवाला बन गए। टंडोलायार में रोटी का सवाल करते बच्चों की तड़पता देखकर पहले माँ और 2 दिन बाद बाप ने खुदकुशी कर ली। जी, तो सबसे पहले बात करेंगे मुल्क में होने वाले एक बहुत बड़े पावर ब्रेकडाउन के हवाले, जिसमें हम देख रहे हैं कि ना कि कराची में, ना इस्लामाबाद में, ना कोयटा में और लाहौर में इस वक्त बहुत बड़ा पावर ब्रेकडाउन हुआ है। गुद्दू से कोयटा जाने वाली ट्रांसमिशन लाइन में खराबी के बाद गुद्दू, जामचोरो, मुजफ्फरगढ़, हवेली शाह बहादुर, बल्लो की पावर प्लांट्स भी बंद हो गए हैं। तरबेला और मंगला डैम से पन बिजली की पैदावार 500 मेगावाट बिजली की फराहमी लोड बढ़ने पर यह बंद हुई है। और बिजली की तरसील के निज़ाम को बचाने के लिए NPCC से फ्यूज बंद करना पड़ा है। जनूबी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बिजली मौजूद ही नहीं है। अलीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। अलीम भाई, ये क्या मामला हुआ है? ये किस तरीके से ये मैनेज होगा और क्या फराहमी बढ़ गई थी बिजली की जिसकी वजह से ये ओवरलोड हो गया सिस्टम, या कोई और मामला है? जी बहुत शुक्रिया। बेसिकली मामला तो ये नाअहली का है, क्योंकि हमारे पावर सेक्टर में क्राइसिस आते हैं। ये कोई पहला पावर ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, इससे पहले कई हो चुके हैं। और यही होता है कि 24 घंटे 27 घंटे तक जो है वो सार्फिन या बिजली सार्फिन है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपकी सूरत हाल ये है कि आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे के करीब ये जो पावर ब्रेकडाउन हुआ है, इससे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुल्क के जो मुल्तान रीजन है हमारा, ये इस वक्त सारा जो है वो यहाँ पे बिजली नहीं है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो हमारी गुद्दू जो एक हमारा पावर प्लांट है, उससे जो कोयटा जाने वाली बड़ी ट्रांसमिशन लाइन थी
उसमें खराबी हुई। उस खराबी से जो बिजली की जो तरसील है, जो उनकी ट्रांसफर हो रही थी, बिजली जो जा रही थी, उसमें तातुल आया और पावर प्लांट ये जो क्या हुई है, ट्रिपिंग हुई है, इससे ट्रांसमिशन लाइन और जो पावर प्लांट्स हैं उनके दरमियान चूंकि थोड़ा सा डिसऑर्डर आया, बिजली की फराहमी मुनक़ता हुई, तो उससे जो फ्रीक्वेंसी है वो पावर प्लांट की वो कम हुई और बिजली की फ्रीक्वेंसी कम होने से फिर ये हुआ कि जो पावर प्लांट्स हैं वो एक पहले ट्रिप हुआ, दूसरा ट्रिप हुआ और इसके बाद या ये के बाद दीगरे सारे जो पावर प्लांट हैं वो ट्रिप करते गए। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ये ट्रिपिंग है, इससे गुड्डू, जामशोरो, मुजफ्फरगढ़ के जो पावर प्लांट्स हैं वो बंद हो चुके हैं। हमारे जो LNG से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, हवेली, बहादुर शाह, बलोकी, जो हमारे एफिशिएंट पावर प्लांट तस्वर किए जाते हैं, वो भी बंद हो चुके हैं। इसकी एक और बड़ी वजह ये थी कि चूंकि जो तरबेला और मंगला डैम है वहां से पानी की जो फराहमी है, जो पन बिजली है, वो बंद हो गई थी क्योंकि नहरी दिसंबर और जनवरी के मिड तक ये होता है कि हमारा जो नहरी निज़ाम है, जो नहरें हैं उनकी सफाई होती है, तो उस हवाले से कम पानी छोड़ा जाता है क्योंकि ज़रूरत भी नहीं होती हमें आपाशी के लिए भी। तो उसकी वजह से जो हमारा हाइडल है, जो पन बिजली की पैदावार है, वो हमारे मुल्क में तकरीबन 10,000 मेगावाट तक जाती है, जो अब इस वक्त सिर्फ 500 मेगावाट तक थी। तो उससे उसके अलावा जो कि हमारे पास LCs की भी मसाइल हैं, हम फर्नेस ऑयल उतनी मिकदार में नहीं दरामद कर रहे हैं, तो फर्नेस ऑयल भी बिजली नहीं थी, तो शॉर्टफॉल तो पहले भी मौजूद था, यानी 5,000 मेगावाट से ज्यादा का तो शॉर्टफॉल मौजूद था। और रही कई कसर यही हो गई कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हो गई, तो इससे जो लोड बढ़ा पावर प्लांट्स पर, तो उससे प्लांट्स जगह बाद दीगरे जो है वो ट्रिप होते गए। अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो हमने देखा कि मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ तक हमारी मालूमात में भी है, जितना हमारे भी अपना एक्सपीरियंस हमने देखा है कि ये पहला ऐसा पावर ब्रेकडाउन नहीं है जो कि पाकिस्तान फेस कर रहा है। इससे पहले भी कई ब्रेकडाउन ऐसे हो चुके हैं। जी, पावर ब्रेकडाउन की हिस्ट्री हमारी नहीं है। हमारा सबसे बड़ा जो अलमिया है वो यही है कि इन्वेस्टमेंट की नहीं गई है। पहले जब पावर प्लांट्स लगाए गए थे तो उस वक्त ये सोचकर नहीं लगाया गया था कि कहाँ पे कितनी जरूरत है। पावर प्लांट्स, अब हमारा जो लोड है वो नॉर्थ और साउथ के दरमियान डिवाइडेड है। अचानक एक साइड पे अगर खराबी पैदा होती है तो वो दूसरी साइड पे भी उसको अफेक्ट करती है। ट्रांसमिशन लाइन हमारी बहुत पोशीदा हैं। हम जब भी देखते हैं कुछ अर्सा कबल ही इसी हुकूमत के दौर में भी ट्रिपिंग हुई थी और कहा गया था कि जी उसको सबसे बड़ी जो यहाँ पे जो सबसे बड़ा है कि यहाँ पे हमारा मसला वो ये है कि हम कुछ सीखते नहीं है। हमारे यहाँ जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं सब दबा दी जाती हैं, कांच पे आ जाता है, जी वो ये हो गया था, जी ये हो गया था, ऐसे वैसे, और मटी पाव प्रोग्राम हो जाता है। तो दूसरी ये कि सबसे बड़ी जो सरमायाकारी है वो नहीं की गई है, ट्रांसमिशन लाइन पे सरमायाकारी नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये ट्रिपिंग के वाकयात होते हैं। सिस्टम की मेंटेनेंस जितनी जरूरी है उतनी नहीं की जाती। मसला दरअसल यही है, जो शुरू में प्रोग्राम के शुरू में मैंने यही तस्करा किया था कि हमारे मसाइल ये हैं कि पहले हम रोना रोते हैं कि जी हमारे पास बिजली नहीं है, तलब और रसद में फ़र्क है। ये जुमला हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। उसके बाद जी बिजली तलब से ज़्यादा हो गई, फिर क्यों नहीं आ रही, फिर आगे रोना आता है कि जी तलब बढ़ गई, रसद भी बढ़ गई, लेकिन हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो इस बिजली की तरसील को यकीनी बना सके, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो किस किस बात का रोना रोए? असल में इसके लिए चाहिए ये था कि बेसिकली अगर मुल्क में जो पावर पॉलिसीज बनाई गई हैं उन पर इम्प्लीमेंट होता प्रॉपर तरीके से, बिजली का एक नेशनल इन्होंने प्लान बनाया था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में मसला तो ये है ना कि आपके पास अगर से हमारी टेक्निकली इतनी कैपेसिटी नहीं है तो एक प्लान बनाया जाए कि हमने करना क्या है। हमने पहले पावर प्लांट्स लगा दिए, पावर प्लांट्स हमारे पास ज्यादा लग गए। साबका मुस्लिम लीग नून के दौर में कि जी हम 19,000 मेगावाट से ज्यादा हम ट्रांसमिट नहीं करते। जी जी सही, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अली मलिक हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बता रहे थे कि इस वक्त 80% पाकिस्तान में बड़ा पावर का ब्रेकडाउन देखा जा रहा है। कराची में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे इस वक्त अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं। अंजुम बताइएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है, क्या कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन देखा जा रहा है या फिर पूरा कराची ही इस वक्त पावर ब्रेकडाउन का शिकार है? जी, यहाँ भी कोई सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है कि यहाँ पर भी वही सिस्टम का ही रोना जाएगा कि इलेक्ट्रिक तो वैसे ही निजी इदारा है, यहाँ पर तो इनको अपना सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जब ब्रेकडाउन पूरे मुल्क में आता है तो इनके सिस्टम आइलैंड मोड पे तो जाता है, लेकिन आइलैंड मोड पे जाने के बाद अपने ग्रिड स्टेशन को नहीं बचा सकता, पावर प्लांट को नहीं बचा सकता। और यही सूरत हाल कराची में हुई। जैसे ही पूरे मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ, गिद्दू से जब बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई, तो कराची को बिजली फराहम करने वाली हाई टेंशन लाइन जो हफ्ते और बाबरा की जो LTTC से बिजली फराहम होती है वो मुनक़ता होते कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम भी बैठना शुरू हो गया। बतदरीज ये इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन भी बंद होना शुरू हो गए। 64 से ज्यादा ग्रिड स्टेशन है जो तकरीबन 90% से ज्यादा ग्रिड स्टेशन बंद हो चुके हैं। सिर्फ इतला ये है कि डिफेंस के चंद इलाकों में बिजली आ रही है, उसके अलावा कराची का तकरीबन
90% हिस्सा ऐसा है जहाँ पर बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। वजह इलेक्ट्रिक मुझे ये समझाएं अंजुम अब्दुल वहाब कि हम अक्सर ये बात करते हैं कि भाई ये हो गया कराची में के इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा है कि जो नेशनल ग्रिड से हटके भी डेस्कोस वगैरह से हटके भी बिजली फराहम करता है। अब उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, 1875 मेगावाट है, फिर 1100 मेगावाट उसको नेशनल ग्रिड से मिलते हैं और इसके अलावा बाकी एक्सटर्नल पावर प्रोड्यूसर से भी उसको बिजली मिलती है। तो चले नेशनल ग्रिड की 1100 निकाल भी दें तो फिर बाकी बिजली कहाँ गई? उसको उसकी तरसील क्यों नहीं यकीनी बनाई जाती, या उसका निज़ाम इसके साथ जुड़ा हुआ ऐसे क्यों है कि जितना लंबा ब्रेक डाउन नेशनल लेवल पे होगा वो इतना यहाँ कराची में भी होगा? जी, हमेशा से जब भी ऐसा ब्रेक डाउन आता है तो हमें एक ज़माना था इनके नवीद इस्माइल लेकिन KMD हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि जी ये उनके ज़माने में भी इस तरह के 2 से 3 पावर ब्रेक डाउन हुए थे कि हाई टेंशन लाइन जो नेशनल ग्रिड से आती थी वो ट्रिप होने के बाद कराची बंद हो जाता था। तो उन्होंने दावा किया था कि हम अपना एक ऐसा सिस्टम लगा रहे हैं कि आइंदा कभी भी नेशनल ग्रिड से बिजली की फराहमी मुअत्तल होगी, इनका सिस्टम जो है वो अपने तौर पे बिजली पैदा करना शुरू कर देंगे, उनके पावर प्लांट महफूज रहेंगे। वो इन्होंने सिस्टम तो बनाया था जिसको आइलैंड मोड कहते हैं, लेकिन वो सिस्टम भी फिलहाल हमें इतना कारआमद नजर नहीं आता, क्योंकि हमेशा यही होता है जैसे ही नेशनल ग्रिड से बिजली की फराहमी मुअत्तल होती है कि इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट के ऊपर भी फ्रीक्वेंसी की कमी का या दीगर मसाइल का सामना करना पड़ता है। कि इलेक्ट्रिक के बिन कासिम के जो स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने नया पावर प्लांट भी बनाया था, वहाँ से भी बिजली की फराहमी मुअत्तल होती है और इस तरह के इलेक्ट्रिक के भी पावर प्लांट बतदरीज बंद होना शुरू होते हैं, साथ ही साथ उसके मुंसलिक ग्रिड भी बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो के इलेक्ट्रिक भी अपने इस सिस्टम को फाल करने में या जदीद बनाने में ताहाल नाकाम है, 2007 से निचकारी हुई है, लेकिन इस शोबे के ऊपर उन्होंने कोई खास तवज्जो देती हुई हमें नजर नहीं आती है। अगर के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से फराहमी मुअत्तल होती है तो के इलेक्ट्रिक अपना कोई ऐसा सिस्टम रखे कि उनका सिस्टम मुकम्मल तौर पे ब्रेक ना करे, लेकिन ऐसा अभी तक हो नहीं सका और सिस्टम इनका भी ब्रेक हो जाता है और तो कराची भी कि चले पार्शली मुतासर हो वो तो समझ में आती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर कराची में भी के इलेक्ट्रिक अगर जो है बिजली फराहम करने में नाकाम रहे तो यहाँ पर के इलेक्ट्रिक पे भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठते हैं। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में जिस तरह के एनर्जी का हम ब्रेक डाउन देख रहे हैं, हमने जनवरी 2021 में भी ऐसे ही देखा था कि एकदम से पूरा पाकिस्तान जो है वो अंधेरे में डूब गया था और उस वक्त के जो एनर्जी के जो मिनिस्टर थे उमर अयूब खान साहब, वो भी कह रहे थे कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ऐसा हुआ जिस पर काम किया जा रहा था। शहबाज गिल साहब भी थे वहाँ पर। जी मतलब रात गए, हम बैठे हुए थे, बात कर रहे थे उनसे, तो वो भी जाके ब्रीफिंग्स वगैरह ले रहे थे। उमर अयूब तो थे ही वहीं पे और उस पर फिर जो तहकीकात होनी थी फिर काफ़ी, क्योंकि एक अच्छी बड़ी तहकीकाती टीम भी बैठी थी कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पूरा मुल्क इस तरीके से अंधेरे में डूब गया है। अब क्या कुछ चीज़ें सामने आई हैं, आया कुछ चीज़ सामने आई भी है या नहीं आई, और उसके बाद हम क्या सीखते हैं ऐसे वाक़यात से, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ ये नहीं है कि आपके और हमारे घर में लाइट चलेगी, बड़ा पावर ब्रेक डाउन हो गया, चीज़ें रुक जाती हैं, मुल्क को मौशी तौर पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और एक ऐसे टाइम में जब ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी सफ़र कर रही हो, उसमें एक इतना बड़ा पावर ब्रेकडाउन जो है ये कोई अच्छी खबर नहीं है। इट्स नॉट समथिंग नाइस टू शेयर। मज़हर इकबाल लाहौर की सूरत हाल से आगाह करेंगे। मज़हर, लाहौर में भी यही सूरत हाल है जो कि बाकी मुल्क में है, ऑब्वियसली होगी भी क्योंकि वो तो सिस्टम से ही जुड़ा हुआ है, नेशनल ग्रिड से ही जुड़ा हुआ है। तो क्या हो रहा है वहाँ पर? जी देखें, ये बिजली का ब्रेक डाउन सुबह को तकरीबन 7:30 बजे के करीब हुआ था, जिसके बाद लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली की तरसील मुअत्तल है। ये ब्रेक डाउन के बायस इस वक्त निज़ाम ज़िंदगी जो बिजली से चलता है वो मफलूज होकर रह गया है। लेस्को हुकाम से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस सिस्टम की बहाली में 8 से 10 घंटे में ये बहाल होगा, क्योंकि उनके इंजीनियर जो इस वक्त ब्रेक डाउन हुआ है, जो वजारत पावर है वो बहाली के लिए काम कर रही है। लेस्को हुकाम का ये कहना है कि 8 से 10 घंटे इसकी बहाली में लग सकते हैं। ये बिजली की ब्रेक डाउन पहली मरतबा नहीं हुआ, पहले भी इस तरह के गाहे बगाहे ब्रेक डाउन होते रहे हैं। और जब ये पावर प्लांट चलाए गए हैं, जो जराई ने बताया है कि उन्होंने सिस्टम पे बोझ पड़ा है और सिस्टम उसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था, जिसकी वजह से ये बिजली का ब्रेक डाउन हुआ है। लाहौर के तमाम इलाके इस वक्त बिजली की तरसील से जो है वो महरूम है, बिजली नहीं है, क्योंकि
सर्दियां हैं, अगर गर्मियां होती हैं तो लोगों की मुश्किलात में यकीनन इजाफा होता, क्योंकि बिजली के बगैर तो कोई काम नहीं होता। तो लिहाजा इस वक्त सर्दी है और जो बिजली कम इस्तेमाल होती है, लिहाजा लोगों की मुश्किलात इसमें कम है। लेकिन क्योंकि बिजली बंद है और उसके बाद जिन लोगों के पास यूपीएस या जनरेटर नहीं है तो उनकी यकीनन मुश्किलात में वक्त के साथ साथ इजाफा होगा अगर शाम तक बिजली बहाल पर वक्त ना हुई 8 से 10 घंटे में, क्योंकि फॉल्ट अभी ट्रेस ही नहीं हुआ कि क्या है, क्या होगा, कब नहीं है। तो लिहाजा यकीनन इसमें टाइम लगेगा और लाहौर समेत पंजाब के तमाम इलाके इस वक्त बिजली से महरूम अच्छा हैं। मजीद साहब, आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते चलूँ मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की जानिब से जो ट्वीट की गई उस हवाले से। वही ट्वीट करते हैं कि इब्तदाई इतलात के मुताबिक आज सुबह 7:34 पर नेशनल ग्रिड की सिस्टम फ्रीक्वेंसी कम हुई, जिससे बिजली के निज़ाम में वसी ब्रेकडाउन हुआ। सिस्टम की बहाली पर काम तेज़ी से जारी है। वार्षिक से ग्रिड स्टेशनों की बहाली का आगाज़ कर दिया गया है और पिछले 1 घंटे में इस्लामाबाद सप्लाई कंपनी और पेशावर सप्लाई कंपनी के महदूद तादाद में ग्रिड बहाल कर दिए गए हैं। तो अभी हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे इस्लामाबाद और पेशावर के नुमाइंदों से भी गुफ्तगू करें और उनसे पूछें कि आया ऐसा ही है जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की जानिब से ट्वीट भी की गई है। एक और चीज़ भी है कि ये भी पता चले, क्योंकि कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जी इस्लामाबाद के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई है। तो लेट्स सी कि क्या चक्कर होगा। तो ओवरऑल सिचुएशन मुल्क भर में ख़राबी है। जाहिर है कि आप देखिए कि एक तो ये है कि इंडिपेंडेंट सिस्टम कहीं पर दिखाई नहीं देता, कहीं पे प्रॉब्लम बड़ी वसी और अरीज हमें दिखाई देती हैं कि जिसकी वजह से बिकॉज दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, यानी कि एक शहर दूसरे शहर से जुड़ा है। जो हमारा ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच सिस्टम है, अब वो ये नहीं होता कि वो इंडिपेंडेंटली कोई पावर जनरेशन एक हिस्से की बंद कर दें और दूसरे हिस्से में पावर जनरेशन एंड सप्लाई जारी रहे। तो ये बड़े मसाइल हैं और नेशनल ग्रिड की कैपेसिटी के हवाले से और उसके मसाइल के हवाले से हम पहले भी आपको आगाह करते रहे हैं कि किस तरीके से हाउ डज इट वर्क और किस तरीके से बिजली की पैदावार होती है, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और फिर एनटीडीसी जो है वो ज़ाहिर है कि तकसीमकार कंपनियों को देखता है। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच सिस्टम जो है, तो अब उनकी जानिब से जो बात आई है शुरू में, उसने तरा निकाल दिया सबका कि जी तकरीबन 27 घंटे यार, जी बिल्कुल, मतलब मोर देन अ डे। और लोगों को अक्सर प्रॉब्लम पता है कब होगी जी, क्योंकि अभी बिजली की वैसे तो आपको आप ये देखें कि उस वक्त ये ब्रेकडाउन हुआ है। मैं चले अब शुक्र क्या अदा करूँ हम तो उसमें कि जब वो नहीं है, गर्मी नहीं है, गर्मी नहीं है, वाकई भाई बहुत बुरा हाल होता है। कोयटा से हमारी नुमाइंदा अतिया कराम हमारे साथ मौजूद है। ज़रा अतिया से जान लेते हैं। अतिया, पूरे मुल्क में इस वक्त पावर ब्रेकडाउन देखा जा रहा है, कोयटा की क्या सिचुएशन है? अतिया हमारे नुमाइंदा हमारे साथ कोयटा से मौजूद है। इस वक्त देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ा पावर ब्रेकडाउन हुआ है और ये कहा जा रहा है, ये स्पेकुलेशंस हैं कि 27 घंटे लग सकते हैं इस पावर ब्रेकडाउन को ख़त्म करने में, बिजली बहाल करने में। अतिया अकरम हमारे नुमाइंदा कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। अतिया, कोयटा की सिचुएशन क्या है इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, कोयटा से गुड्डू से कोयटा आने वाली बिजली की दोनों ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप कर गई हैं, जिसकी वजह से सूबे के 22 अजला को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। सुबह बलूचिस्तान को बिजली की फराहमी करने वाली 220 केवी उच्च सिब्बी से 220 केवी दादू खुलदार और 220 केवी डेरा मुराद जमाली और 220 केवी डेरा गाजी खान ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप कर गई हैं और सुबह के मुतअद्दिद अजला को बिजली की फराहमी जो है वो मुतासिर है। बिजली की बहाली के लिए एनटीडीसी की जानिब से कोशिशें जारी हैं, कैस्को हुकाम का ये कहना है। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अतिया अकरम हमारी नुमाइंदा हमारे साथ कोयटा से मौजूद थी। कोयटा में क्या सिचुएशन है वो बता रही थी और कोयटा में भी हालात मुख्तलिफ नहीं है। पूरे मुल्क में ही इस वक्त जो है पावर ब्रेकडाउन देखा जा रहा है और स्पेसिफिकली भी कहा जा रहा है कि कुछ हिस्सों में इस्लामाबाद के और पेशावर में कुछ ग्रिड बहाल हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर कहा जा रहा है कि वहाँ जो एनर्जी है, जो पावर है वो बहाल हो गई है। जिसे कहा जा रहा है कि वार्षिक से ग्रिड स्टेशनों की बहाली का आगाज़ कर दिया गया है और पिछले 1 घंटे में इस्लामाबाद सप्लाई कंपनी और पेशावर सप्लाई कंपनी के महदूद तादाद में ग्रिड्स बहाल कर दिए गए हैं। और पेस्को जी, तो अभी ये है कि लेस्को में काम होना बाकी है और इसके अलावा बाकी ओवरऑल के इलेक्ट्रिक की सिचुएशन, मुझे हैरत सबसे ज्यादा के इलेक्ट्रिक पे होती है। फिर कहते हैं कि इंडिपेंडेंटली भाई आप चीजें कर रहे हो यार, आप देखें 1875 मेगावाट वैसे आपने कहा कि जी हमारा सिस्टम अलग है, चलो अगर उसमें से 1100 निकाल भी दो, बाकी कहाँ गए जो 1680 मेगावाट उसके अलावा है, या 1875 मेगावाट, बाकी तकरीबन 40% चलो कह देते हैं कि आपकी बिजली की फराहमी मुअत्तल हो जाती है। लेकिन उस वजह से तो 40% हिस्से में बिजली ना हो ना,
आपने तो पूरे शहर का ही जो है वो बेड़ा तार दिया जी। मतलब ये तो नहीं होना चाहिए, हर दफ़ा एक ही रीज़न मतलब। एंड दिस टेक्निकल फॉल्ट नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। कभी नहीं होता। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट के ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ जिसमें सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस वक्त उनकी मजम्मत की गई है और हुकूमत के दबाव पर सीनियर सहाफ़ी अम्माद यूसुफ के ख़िलाफ़ केस में सज़ाए मौत जैसी दफ़ात शामिल करने पर करारदाद मजम्मत पेश की गई। बिल्कुल जी, जो इजलास हुआ इस इजलास में कहा गया कि अम्माद यूसुफ को इंसाफ फराहम ना किया गया तो जो एहतजाज है वो किया जाएगा और इजलास ने मुतालबा किया है कि केस की दोबारा तहकीकात के लिए सहाफ़ियों पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए और सीनियर सहाफ़ियों ने भी फैसला किया है कि सरकारी हुकाम से मुलाकातें की जाएँ और इंसाफ के तकाजे पूरे ना हुए तो 30 जनवरी को इसी हवाले से रैली भी निकाली जाएगी और नेशनल प्रेस क्लब से पार्लियामेंट हाउस तक मार्च किया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस पर रैली को धरने में तब्दील कर दिया जाएगा और एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स जो हमने स्पेसिफिकली देखा कि डायरेक्टर्स का कहना है कि सीनियर सहाफ़ी अम्माद यूसुफ के खिलाफ मुकदमे में संगीन दिफात नाकाबिले बर्दाश्त हैं। और इसके साथ साथ ये जो इजलास हुआ है इसके बाद एलामिया भी जारी किया गया है और एलामिया के मुताबिक किसी रहनुमा के बयान पर चैनल से वाबस्ता अफराद के खिलाफ मुकदमा सवालिया निशान है। वही बात जो कि हम अपने फ्राइडे वाले शो में भी बार बार जिस नुक्ते को हम रेज कर रहे थे वो यही कि देखें आपके शो में आपके चैनल पे कोई भी गेस्ट आके अगर अपनी राय का इजहार करता है दैट डज नॉट मीन कि एंकर का या हेड ऑफ न्यूज़ का उस स्टेटमेंट से कोई लेना देना है या उस स्टेट का मुर्द इल्ज़ाम आप ठहराएं। जी बिल्कुल, हम तो रोकने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई भी इस तरह से बात हो तो अब और ज़्यादा इस पर कड़ी नज़र रखे होते हैं। तो लाला असद पठान हमारे साथ मौजूद हैं, PFUJ के रहनुमा हैं और PRY न्यूज़ से वाबस्ता भी हैं। बहुत शुक्रिया लाला, आपने हमारे लिए अलग सुबह वक्त निकाला। ये मुझे बताइएगा कि दिस इज़ वेरी गुड कि यहाँ पर सहाफ़ी तंजीमें और सहाफ़ती तंजीमें इस बात पर मुत्तहद और मुत्तफ़िक़ दिखाई दे रही हैं और ये जो मामलात इनके ऊपर अब बढ़ चढ़ कर बात भी की जा रही है। अगला लाहे अमल क्या है? अभी तो चलें ये कल इजलास हुआ और उसके अंदर ये सारी चीज़ें तय पाई हैं, क्या होना है आगे? अब देखिए जी, ये जो इजलास हुआ ये तमाम अहम इजलास था और इसी इजलास ही के पस मंज़र में ये तमाम तहरीक जो है वो आगे मरहलावार शुरू होगी और ऐसे समझे कि मरहलावार शुरू हो चुकी है कि इसमें PFJ ने ये फैसला किया था जैसे इजलास का आप जिक्र कर रहे हैं उसी में कि पाकिस्तान भर में इसमें मुख्तलिफ प्रेस क्लबों के सामने एहतजाजी मुजाहरे होंगे, स्याह परचम लहराए जाएंगे। सेकंड फेज़ में जो है वो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जो इस्लामाबाद बेस्ड हैं, लाहौर बेस्ड हैं, पेशावर बेस्ड हैं, कोयटा बेस्ड हैं और कराची बेस्ड हैं, वो PFJ की मकामी क़यादत के हमरा लोकल लीडरशिप से जो हुकूमतों में बैठे हुए पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनसे, अपोजिशन से और दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, उन तमाम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे, उनके सामने अपने इस दर्द को पेश करेंगे कि किस बेदर्दी से उस हुकूमत ने एक बार फिर मीडिया की आज़ादी पर वार किया है कि जो आज से इक़्तिदार में आने से पहले इस्लामाबाद में ही ऐवान पार्लियामेंट हाउस के सामने हमारे साथ फुटपाथों पर बैठकर एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनी थी। इसी 13 जमाती इत्तेहाद ने हमारे साथ बैठकर PTMA के ख़िलाफ़ एहतजाज किया था और वो बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज था जिसकी वजह से हुकूमत बैकफुट पे गई। आज वही हुकूमत पीका तरामीम ऑर्डिनेंस को दोबारा से रिव्यू कर रही है, तरामीम करके, बल्कि उनको पास करके वो मीडिया पर एक इतनी बड़ी पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है कि अगरचे खुदा न खास्ता कोई भी तजिया देने वाला या कोई भी खबर से अगर जो हुकूमत ये समझती है कि ये डिसइंफॉर्मेशन है तो उसकी बुनियाद पे उस टीवी चैनल का लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। इसी तरह जो है वो हमारे जो इश्यूज़ थे पीका के हवाले से, वो पीका कवानीन को दोबारा से राइज किया जा रहा है। उस पर बड़ी मुश्किल से उन पीका कवानीन से पाकिस्तान की आवाम को निजात मिली थी, जर्नलिस्टों को निजात मिली थी, सोशल
वर्कर्स को निजात मिली थी, पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर को निजात मिली थी, तो वो भी इशू इसमें आ गया। अब दो मसले हमारे और हैं। जहाँ पर भी सियासतदानों पे किसी भी जमात पर हम देखते हैं कि एतराज़ उठाने लगते हैं, उनको सवाल करने लगते हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से, तो वैसे कोई ना कोई ऑर्डिनेंस लेके आने की बात करते हैं जिससे सहाफ़ियों की ज़बान बंद हो जाए और आवाम के मसाइल के हवाले से बात ना कर सकें। जैसे पीका ऑर्डिनेंस, जो पहले भी हमने देखा कि बड़ी मुश्किल से जान छूटी उससे, और अब ये हुकूमत जो उस वक्त इसके खिलाफ थी वो अब उसके हक में काम कर रही है। जी बिल्कुल, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। हमारा जो चौथा पॉइंट था वो अरशद शरीफ का कत्ल केस के हवाले से था। उस पर काफ़ी अरसे से उस पर खामोशी इख्तियार की गई है। अब तक उसके कातलों की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बरादरी में बड़ी तशवीश की लहर पाई जाती है। अच्छा, हमारा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि अगरचे खबर की बुनियाद पर, तज्जिए की बुनियाद पर आप पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स के वर्कर्स के खिलाफ FIRs दर्ज करना शुरू करेंगे, तो फिर किस तरह आज़ादी सहाफ़त मुमकिन हो पाएगी, किस तरह सहाफ़त मुमकिन हो पाएगी, किस तरह ये 24 घंटे के न्यूज़ चैनल चल पाएंगे। कि यानी अमाद यूसुफ साहब जो हेड ऑफ न्यूज़ है ARY न्यूज़ के, वो अपने घर पे उस दिन शिफ्टिंग में मसरूफ़ थे और कोई पॉलिटिकल पार्टी की फिगर आके TV चैनल पे किसी खबर पे तज्जिया करता है और उस तज्जिए की बुनियाद पर आप उस डायरेक्टर न्यूज़ को, रिपोर्टर को, प्रोड्यूसर को, एंकर को या किसी भी फ़र्द को जो TV चैनल से मुंसलिक हो, उस पर आप उठाकर इंतहाई संगीन मुकदमात दर्ज कर देते हैं, जिसमें या तो उम्र कैद है या सजाए मौत। यानी इतना कौन सा आसमान टूट गया? क्या इस मुल्क में जो दहशतगर्दी करने वाले, जो सैकड़ों लोगों को कत्ल करने वाले, उनके खिलाफ तो इस तरह के मुकदमात दर्ज होते भी हैं तो फिर साल चलते रहते हैं और बाद में सुना जाता है कि सबूतों की अदम फराहमी पर उनको आज़ाद कर दिया गया। और ऐसा क्या इस मुकदमे में है कि जिसमें अम्माद यूसुफ पर इतनी जल्दी केस को जो है वो 4 पाँव लगाए हुए हैं कि जल्द अज जल्द उसको सज़ा की तरफ ले जाया जाए? इसका मतलब ये है कि इसमें बदनीयती शामिल है। इसमें इस बदनीयती की वजह यह है कि पाकिस्तान के टोटल मीडिया वर्कर्स को, इदारों के मालकान को सबको ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि ये देखें, अगरचे आप हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ बोलेंगे, आप आवाम की बात करेंगे, आवाम तक सच पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो उस पादाश में आपको इस तरह के संगीन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, फिर आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको उम्र कैद की सज़ा भुगतनी पड़ेगी या आपको फांसी पर लटकाया जा सकता है। तो ये 4 बहुत अहम इश्यूज़ हैं, जिसमें एक तरफ हमारे TV लाइसेंस, तमाम TV चैनल्स, जितने भी TV चैनल हैं पाकिस्तान में, अगर किसी की भी खबर से हुकूमत वक्त ये समझती है कि ये डिसइंफॉर्मेशन है तो उसका लाइसेंस ख़त्म कर दिया जाएगा, वो TV चैनल यकमुश्त बंदिश पर चला जाएगा। और दूसरी तरफ पूरे मीडिया वर्कर्स को 3 किस्म के संगीन प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। एक माशी कत्ल होगा उनका, और दूसरा उनको इस तरह के संगीन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। तो इस पर अगरचे पाकिस्तान का मीडिया वर्कर खड़ा नहीं होता, इस पर अगरचे पाकिस्तान के मीडिया चैनल के मालकान खड़े नहीं होते, इस पर अगरचे डायरेक्टर न्यूज़ नहीं खड़े होते, इस पर अगरचे CPN खड़ी नहीं होती, तो बाकी किस मुकदमात में खड़े होंगे? क्या अपने कत्ल होने पर भी ये लोग खड़े नहीं हो सकते एक साथ? तो किस तरह फिर आगे मीडिया को लेकर चल सकते हैं? किस तरह आप तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं? किस तरह आप इस पूरी इंडस्ट्री को बचा सकते हैं जिसके साथ लाखों लोग मुंसलिक हैं रोजगार के साथ? मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात मीडिया मालकान के लिए कहना चाहता हूँ। MN भी जुड़ गई आके इस एहतजाजी तहरीक के साथ। CPN ने भी अपना ऐलान कर दिया इस एहतजाजी तहरीक के साथ जो PFJ ने शुरू की है। मालकान की तंजीम कहाँ है? PBA कहाँ है? क्यों उनको तकलीफ नहीं होगी जब ये उनके अरबों रुपए लगे हुए जो चैनल्स हैं उनके लाइसेंस मौजूदा हुकूमत बंद करेगी या कोई भी आने वाली हुकूमत इस काले कानून के तहत बंद करेगी, तो वो कहाँ खड़े होंगे? अगरचे वो अपने चैनल्स के लिए भी कम से कम नहीं खड़े हो सकते, तो फिर तो खुदा ही हाफिज है इस मुल्क में मीडिया इंडस्ट्री का। यहाँ पे यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो स्पेसिफिकली वो भी सहाफ़ती तंजीमों के दरमियान और चैनल्स के दरमियान। बहुत शुक्रिया जी, लाला असद पठान साहब हमारे साथ तो मौजूद थे। और इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उस हवाले से भी आपको, जो पोलिटिकल सिचुएशन है, इस हवाले से आपको आगाह करते चलें। असद उमर साहब ने अभी एक की है ट्वीट, जिसमें उनका कहना है कि क्योंकि स्पीकर अभी तक तमाम असम्बली अरकान के इस्तीफ़े कबूल नहीं कर रहे, इसलिए पार्टी चेयरमैन की हिदायत के मुताबिक
44 अरकान असेंबली ने अपने इस्तीफे वापस लेने का फैसला किया है। स्पीकर कौमी असेंबली को ईमेल भी कर दिया है और अगला कदम ऑपोजिशन लीडर की नामजदगी होगी। और इसके साथ साथ उन्होंने उन 44 अरकान असेंबली के नाम भी जो लिस्ट हैं वो भी ट्वीट की हैं। अच्छा जी, अब ये इट इज़ गेटिंग वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज द पॉइंट इज़ कि अब वैसे 70 से ज़ायद के तो हो गए मंजूर लगभग, और उसके बाद अब तहरीक इंसाफ ने पहले कहा था कि अब सारे के सारे मुस्ताफ़ी होंगे और उसके ऊपर वो एक सेरेमोनियली एक अलामती तौर पर वो चल के भी गए थे जी बिल्कुल। और अब ये है चक्कर के कुरैशी साहब ने जी जब जी अब ये हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल, अब ये जो मेरे ख्याल में पंजाब में ये जो तैनाती हुई है जो जिस तरीके से साहब की जी निगरान वज़ीर आला जी साहब जी की, हाँ तो जी। शायद उस वजह से या किसी और वजह से वल्लाह आलम कि अब लेट्स सी कि क्या होता है, क्या बिल्कुल फैसला जी, अब करते हैं और स्पीकर क्या इस पे जवाब देते हैं। क्योंकि हमने स्पेसिफिकली देखा है जी कि पीडीएम ने स्पेसिफिकली स्पीकर कौमी असेंबली ने 35-35 करके मतलब हमने देखा है 2 दफा उनको 35 पंक्चर लगाए 35-35 करके इमरान खान तक। अच्छा, एक सवाल उठता है यहाँ जी, पर जो बताइए। लोग पूछ रहे हैं वो ये है कि फ़ायदा क्या होगा। भाई फ़ायदा ये होगा कि ऑपोजिशन लीडर तो उनका होगा और जब केयर टेकर सेटअप के लिए बात होगी उसकी मुशावरत की तो उसके अंदर फिर आगे से वो अपनी राय का इजहार करेगा। भले वो ऑपोजिशन लीडर उस सूरत में भी हो सकता है कि 10 अरकान हो 5 अरकान हो, अगर राजा रियाज सिर्फ हो सकते हैं ऑपोजिशन लीडर जी। तो 44 अरकान का सरबराह क्यों नहीं हो सकता ऑपोजिशन बिल्कुल लीडर। आपने सही बात की। और सती साहब यहाँ पे ये भी ज़रूर देखिएगा कि अब आगे जो है सिचुएशन वो कैसे बनेगी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी पूछो साहब ना बहुत करो। शुक्रिया, हाँ जी, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। चौधरी साहब पहले गलती दसो, पहले तो सारे ने दे दिया इस्तीफा, फिर उन्होंने कहा नहीं जी असं वापस जावेंगे, ठीक है, और उन्होंने कहा जी हमने नींद उड़ानी शहबाज शरीफ साहब की। स्पीकर कौमी असेंबली ने 35-35 करके 2 दिन के अंदर हमने देखा कि 70 जो हैं अरकान असेंबली के इस्तीफे उड़ा दिए। ए जो 44 ने ए फिर ये कह रहे हैं हमने वापस जाना असेंबली में, ए क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि 20 इनके जो मुनहरफ है ना उनको उन्होंने अपोजिशन डिक्लेयर किया हुआ है और राजा रियाज की। ओहो हो। अच्छा, तो अब ये कहते हैं हमारे अगर 44 चले जाएंगे तो दे विल बी एन अक्सरियत होगी, फिर केयर टेकर सेटअप मर्जी का आ जाएगा और नहीं तो हमारा अपोजिशन लीडर होगा फिर। ये अच्छा। बात, हाँ। आगे और दसो ना की फायदा है। फायदा और की है, कुछ नहीं, नुकसान ही है। तो तुसी की कहते हो कि ना जान सर? नहीं, अब क्या जो उनका फैसला है भाई, हमें तो देखे ना जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर बनाया है हाँ। पंजाब का, और रात के अंधेरे में हलफ दिलवा दिया कि दिन नहीं चढ़ना, तो बड़े रात के अंधेरे में तो परवेज इलाही साहब ने एतमाद का वोट भी लिया था सर। नहीं, वो तो सारों ने लिया। अच्छा, इमरान खान को भी तो निकाला था आपने हाँ, रात मतलब 12 ये बजे। रिवाज ही रात बन के गया। 12 दिन में बजे ये लोग बिल्कुल। काम नहीं करते, कोई भी हैं जी, दिन में काम नहीं करते नहीं, सर। दिन में काम नहीं करते। दिन में हम देखा कि चीजें इतनी डिले कर देते हैं कि फिर रात 12 बजे के बाद चीजें होती हैं। जी, ये बात है। हाँ जी। कोई अच्छे तो हो नहीं रहे, कोई अच्छे आसार नहीं है। अब पहले दिन से ही आपने धांधली की बुनियाद रख दी है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था, अब तस्करा आ ही गया है। एक तो ये है कि ये 44 अरकान सियासी लिहाज से आपकी बसीरत क्या कहती है, ये दुरुस्त फैसला है ये तहरीक इंसाफ का इस वक्त? नहीं, मेरा तो ख्याल है जो फैसला वहां से जाना है, रिजाइन करना ही गलत था। जाना फिर वापस आना, हाँ फिर जाने जी। की कोशिश करना। अब साल बाद जो है 10 महीने के बाद आज फिर आप वहां जा रहे हो, तो मतलब इस तरह के फैसले जो है ना, ये मतलब सियासी मैच्योरिटी को नहीं जाहिर करते। सो चौधरी साहब, आपको लगता है कि इससे कोई ऐसा खास पॉलिटिकल गेन हासिल नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो बार बार ये बात करी थी कि भाई हम ऐसे असेंबली में, हम ऐसे फोरम में जाएंगे नहीं जहाँ पर ये सारे करप्ट और चोर लोग बैठे हुए हैं? और जी, अब जाएंगे तो उसके बाद वो अभी वो पहले ही लेक्चर लगा देंगे इनके इस्तीफे मंजूर हो गए। तो फिर अच्छा सर, और एक और चीज भी है ना कि अब जो बोलने वाले बंदे थे सारे, उनको तो उन्होंने निकाल के उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। बोल आपको ले लेंगे, वो क्या मतलब है, मजिया और आपका कोई मुकाबला कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं चौधरी साहब, साथ आपको भी लेके जाएंगे। बात सही, हम तो हमें लगे हुए immunity हैं। चाहिए आपके नाम पे। जी बिल्कुल। वैसे ही बड़े बदनाम हो रहे हैं सर सहाफ़ी जो जाते हैं कोई ओहदा लेते हैं। नहीं, ओहदा ले जरूर, लेकिन ये जो पंजाब में आपने कराया है ना, हाँ, इसके असरात अच्छे नहीं होंगे। यानी आपने इलेक्शन को धांधली के जरिए और धांधली और इंतजामिया और पुलिस को इस्तेमाल करके पंजाब असम्बली का इलेक्शन जो है वो जीतने का प्रोग्राम बनाया। तो सर वैसे केयर टेकर सीएम के नाम पे आप भी मुत्तफिक नहीं है? वो तो चौधरियों के भी रिश्तेदार हैं एक तरह से,
खान साहब के साथ भी उनकी तस्वीरें थी और देखा फिर जाए उनकी भी दामाद जरदारी लगते हैं। साहब के साथ नहीं, भी आप थी। चाहते हैं तो उनकी हमायत करें, मुझे तो कोई नहीं नहीं, मैं इतराज़ तो पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो आजकल तस्वीरों की बुनियाद पे ही बात होती है, आप बताएं। नहीं, मैंने कहा कि ये जरदारी साहब के जो है ना बहुत ज़्यादा साथ साथ, आपको याद होगा जब ये MKM वालों को वोट लेने के लिए जा रहे थे जरदारी साहब, तो उसके आगे आगे जो साहब थे वो यही थे। अच्छा, तो ये उनके लिए मतलब सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कहता, मेरा तो ज़ाती ताल्लुक भी है, मैंने उनके चैनल में काम भी किया, अच्छा। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा है कि मैं हर गलत बात की हमायत करता नहीं हूँ। नहीं चौधरी साहब, आप हक और सच के साथ खड़े रहें सर, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी गुलाम हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, तजियाकार। तो जी बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है, हर रोज़ यही कुछ देखते रहते हैं, आज जाना है, कल वापस आना है, कल जाना है, वो कहते हैं हमने आने नहीं आज देना, इस्तीफे नहीं लेने आप आ जाएं, आप आएँ असेंबली में, हम आपसे बात करेंगे, नहीं आप इस्तीफे मंजूर कर लेते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं हमने तो वापस आना था। क्या क्या चल रहा है वैसे? वाकई ब्रेक समझ लेते में हैं। नहीं आ रही। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक तरफ तो हम अपने मुल्क में जब सियासी सूरत हाल देखते हैं और आपस में इक़्तिदार की जंग देखते हैं तो वहाँ पर हम ये सोचते हैं कि शायद मुल्क में चीज़ थोड़ी बहुत बेहतर हुई हों, इसलिए सियासतदानों को आपस में एक दूसरे से इक़्तिदार छीनने की पड़ी हो। लेकिन जब मुल्क के हालात देखें तो गुर्बत इस कदर बढ़ती चली जा रही है कि लोग अब यहाँ पर ख़ुदकुशी करने पर मजबूर होते चले जा रहे हैं। दादू की सिचुएशन आपके साथ शेयर करेंगे, टंडोलायर में आपके साथ जो दिल दहला देने वाला वाक़या वो उस वाले से बताएंगे। दादू मोहिए जी के एहसास किफ़ालत प्रोग्राम जो है उसके तहत एक खातून की जो पेंशन आई थी उनको पैसे मिलने थे, वो जब वो अपनी रिसीव करने के लिए गई तो मशीन जो थी उन्होंने मतलब उनके ठीक है फिंगरप्रिंट्स रीड कर लिए, लेकिन वहाँ पर जो शख्स मौजूद था उसने कहा जी कि आपको पैसे आज नहीं कल मिलेंगे। वो औरत जिसका ऑलरेडी घर में बीमार बच्चा मौजूद था, जिसकी दवाइयों के लिए बार बार जा रही थी पैसे लेने के लिए, वो अगले दिन भी गई। जब अगले दिन गई उसको पता चला कि उसके तो पैसे किसी और ने निकाल के खा लिए। वो फिर गई पीछे वाले के पास कि मैं कल आई थी, आपने कहा था कल आना, मेरे पैसे निकाल दिए गए। उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। वो वापस गई, अपने इस बीमार बच्चे को बताया कि मैं तेरे लिए दवाएं नहीं ख़रीद सकती क्योंकि मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे पैसे कोई और ले गए। तो उस बीमार बच्चे ने ख़ुदकुशी कर ली। फिर दूसरा वाक़या टंडो वाला हियार का था, जहाँ आटा ना मिलने पर पहले 5 बच्चों की माँ और फिर बाप ने ख़ुदकुशी कर ली। भूख से बिलखते हुए बच्चों ने जब रो रो कर माँ से रोटी मांगी तो माँ रोटी देने से कासिर थी, वो उनकी भूख ना देख सकी और उसने ख़ुदकुशी कर ली। और 2 दिन बाद बाप भी उनकी कस्म पुरसी और उनका तड़पना, उनका सिसकना, उनका एक रोटी के लिए बिलकना ना देख सका और उसने भी ख़ुदकुशी कर ली। अब आप देख लें कि बूढ़ा दादा उनका, हम उसकी तस्वीर भी आपको दिखा सकते हैं, वो रो रो के हरकान हो रहा है। और आप ये सोचें कि अगर ये मांगने वाले होते तो ये मांग के गुजारा कर लेते, लेकिन ये वो लोग हैं कि जिन्होंने हाथ नहीं फैलाया और सिसक के चले गए। तो इस पर हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, ये एक ऐसी चीज़ है कि आई एम स्पीचलेस, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप ये देखें कि हमारे मुल्क में आटा आप अंदाज़ा करें कि 150 रुपये किलो में भी दस्तयाब नहीं है। अगर हम बात करते हैं भारत की तो वहाँ पर 36 रुपये किलो है, करेंसी के हिसाब से देख लें तो 70 या 75 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं होगा। ईरान से जो आटा है वो पाकिस्तान में 22 रुपये किलो आ रहा है। ये क्यों नहीं आटा दस्तयाब और ये किसके गिरबां पे अपना लहू तलाश करें? देखिए, ये हकीकतन ऐसे दोनों वाक़यात ऐसे हैं कि जिस पे ना इंसान सुन सकता है ना जिस पे बात कर सकता है, और हम सब मतलब बहसियत कुल्ली हम समझ सकते हैं कि हम सभी जिम्मेदार हैं कि हम कहाँ पहुँचा दिया गया इस निज़ाम को। लेकिन हकीकतन जिम्मेदारी अगर देखी जाए, ये दोनों वाक़यात स्पेसिफिक अगर इसको देखा जाए, आटा 150 रुपये कैसे गरीब खरीद सकता है? प्याज महंगी, आलू महंगा, सब्जी महंगी, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं जहाँ ये बेचारे रोजगार करते थे, मजदूरी करते थे, और आज कहाँ पहुँच गए कि मतलब वो बेचारा जब अपने बच्चों को रोटी नहीं दे सका तो पहले मतलब दोनों चले गए, माँ भी चली गई, बाप भी चला गया, इस वजह से कि महंगाई उधर पहुंच गई है। ये इन नमूनों को लाने के बाद, तोहफों को लाने के बाद, इन इम्पोर्टेड पीडीएम की जो गवर्नमेंट आई और किस तरीके से इनके जब लाया गया, तो आज मुल्क कहाँ पहुंच चुका है। और मैं कह रहा था दूसरा वाक़या दादू का है, उससे ज्यादा शर्मनाक है। आप देखिए, एहसास इमरजेंसी कैश हुआ करता था, कोरोना के जमाने में भी लोगों को 60,000 रुपए सिंध में मिले थे, इज्जत से बेचारे जाते थे, इसीलिए रखे गए थे कि बायोमेट्रिक्स करा लें। लेकिन जब ये भी चला गया चोरों के हाथ में, ये भी चला गया इन लोगों के हाथ में,
उसके ऊपर भी डाकाजनी शुरू हो गई, उस पर भी चोरी शुरू हो गई। अब इसकी माशाल्लाह शादी अमरी साहब इसकी इंचार्ज है, उस वक्त सानिया निश्तर साहब हुआ करती थी। पहले भी बेनजीर इनकम सपोर्ट में आपने देखा था क्या हुआ था कि बड़ी बड़ी बीबियां, 20-20 ग्रेड के अफसरों की बीबियां, 21 ग्रेड के अफसर की बेगमात, उनकी न जाने कौन कौन, वो भी बेनिफिशरीज में थे। ये दो वाकयात का हर रोज हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन ये दो वाकयात इंसानियत शर्मा जाए। और मैं कहना चाहता हूँ, जिस रोटी ना, एक रोटी के लिए 5 बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई निजाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। और आज इसकी तबाही की जिम्मेदार जिन्होंने इन्हें बिठाया, जिन्होंने इनको मैनेज किया, वही कुछ ख्याल कर ले। ख्याल करना चाहिए, वरना ये अवाम जब गमो गुस्से से लबरेज होकर निकलेंगे तो फिर कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात हों। बहुत शुक्रिया आपका हलीम दिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे। दुनिया और आखिरत में जो गिरफ्त है ना, वो बड़ी बहुत पकड़ सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा वंस अगेन। मैं हूं आपके साथ, आपका जाना माना और पहचाना राज दुलारा, आंखों का तारा, शफा के साथ गुड्डू पप्पू, ये भी कह करे ना यार, सारा मोमेंटम तोड़ दिया। और मेरे साथ मौजूद हैं निस्बतन गैर मारूफ सैयदा मदिया ज़हरा नकवी, जो कि सोशल मीडिया की हद तक बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि वक्त निकालती हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं टीवी की हद तक ज़्यादा मशहूर हूँ। सब जानते हैं, अगर आप उनको ट्विटर पे फॉलो करें तो कौन एक आदमी जो हर एक को ठुंगी मार रहा होता है? अशफाक इसाक सब्ज़। झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो खैर, बात ये है कि चलें जी, मौका मिल ही गया है तो जरा बातें करते हैं, वरना ये लोग कहाँ हमें इतना टाइम देते हैं कि हम अपने भी मामूलाते ज़िंदगी बयान कर सकें यहाँ पर। बिल्कुल। तो ठंड अब आहिस्ता आहिस्ता वो होती जा रही है, कम होती जा रही है मदिया। सच्ची ठंड क्या कम होनी है, बर्फबारी पड़ी है, मरी में इतनी बर्फ पड़ी है। हम देखें जो पहाड़ी इलाकों में बहुत ठंडा मौसम है, लाहौर में भी अच्छा मौसम है, और कराची में तो कल कहा जा रहा है कि दर्जा हरारत 9 है। मैं उस कराची में क्यों नहीं रहती? नहीं, मैं कल खबरों में देख रही थी, 16-17 था। मैं उस कराची में रहना चाहती हूँ जहाँ पर दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में है। नहीं था, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है। पहले मैं कहती थी कि चलिए पहले तो बात छोड़ दे, पहले मैं कहती थी कराची में बारिश हुई, मैंने कहा नहीं होनी चाहिए, बूंदाबांदी हो जाए ना, बूंदाबांदी हो जाए। बूंदाबांदी कहा गया था कि जी थर्सडे को होगी, कोई नहीं हुई। कहाँ हवा चली थी वैसे, बूंदाबांदी सच्ची हुई थी, मैंने देखी नहीं वैसे। अच्छा, मैं कैसे मेजर करता हूँ? अगर मैं घर के अंदर हूँ तो बाहर गाड़ी खड़ी होती है, तो उस गाड़ी के ऊपर कतरे पड़ने के बाद वो डस्ट के से एक अलामात बन जाती है ना कि बूंदाबांदी है। वो नहीं, ओस अलग होती है, ओस तो पूरी भीग जाती है ना गाड़ी। बूंदाबांदी सिर्फ शीशे पे आपको वो नजर आती है, हल्के हल्के फेंकता हो। टॉप स्टोरी। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, मुल्क भर में सर्दी का राज, पहाड़ों पर सफेदी छा गई। मलिका कोहसार मरी का हुस्न भी निखर गया। गोरख हिल स्टेशन पर 2 साल बाद बर्फबारी, कराची में ठंड मजीद बढ़ने का इम्कान है। मानसहरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी, शोगरा, छित्तर प्लेन और जबोड़ी का हुस्न दोबाला हो गया। मनफी दर्जा हरारत के बावजूद सयाहों की आमद जारी। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत डोर या कच्चे धागे से भी कमजोर। पाकिस्तान में तलाक की बढ़ती शरह बाइस से तशवीश है। मुआशरे में तलाक का रुझान क्यों परवान चढ़ रहा है? प्रोग्राम में आज इस अहम मसले पर भी बात होगी। सयाहों के लिए शहर इकबाल के 16 मकामात की सैर के लिए तैयार किया गया 3 करोड़ का मंसूबा फ्लॉप हो गया। 2 मंजिला टूरिस्ट बस अपना पहला सफर भी मुकम्मल न कर सकी। ऑलराइट जी, एक बार फिर हम तस्करा करने जा रहे हैं उस खबर का जो कि कल सियासी उफक पर खासी ज़ेर बहस रही। वो थी निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तौर पर मोहसिन नकवी साहब को चुन लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया और आइन के आर्टिकल 224A के तहत उन्होंने अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए ये काम किया। दूसरे उनके मुखालिफ जो उम्मीदवार थे वो नवीद अकरम चीमा साहब थे और चीमा साहब से मुतालिक उनका नाम भी गौर किया जा रहा था, लेकिन ये कहा जा रहा था कि उनकी शायद दोहरी शहरियत है जिसके मामले पर उनको फोकस में नहीं रखा गया। 7 जो बाकी उम्मीदवार थे उनके नाम भी बताए देते हैं। एक आहत चीमा साहब थे जिनको इमरान खान साहब कहते थे कि जी वो
नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के फ्रंट मैन है, इनको मोहसिन नकवी साहब के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि ये जरदारी साहब के फ्रंट मैन है। अच्छा, बाकी जो उम्मीदवार थे उनकी बात बता दें जो खान साहब ने तजवीज़ किए थे। एक तो थे नासिर खोसा साहब, उन्होंने माजरत कर ली। फिर एक और उम्मीदवार थे जिनके बारे में सुखेरा साहब, उनके बारे में कहा गया कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में अभी 2 साल मुकम्मल नहीं हुए। और साथ में दूसरी बात है कि स्पेसिफिकली जब आप नाम आप भी दे रहे होते तो आपको भी चाहिए कि कैंडिडेट से पूछने कि ऐसा ना हो कि आप किसी कैंडिडेट का नाम दें और कैंडिडेट आपसे माजरत कर ले कि भाई मैं इस पोजीशन के लिए आई एम नॉट रेडी और प्रिपेयर फॉर दैट। अच्छा, खैर मोहसिन नकवी साहब को हमने कल देखा कि कल एकदम से कल शाम में अनाउंस हुआ कि निगरान वज़ीरात और के नाम पर इनके नाम को मंजूर कर लिया गया और फिर उसके बाद हमने देखा कि विद इन फ्यू आवर्स गवर्नर पंजाब बलीग रहमान साहब ने मोहसिन नकवी साहब से निगरान वजीर आला का जो हलफ है रात की घड़ी बड़ी शुभ होती है। हाँ, यानी कि उस वक्त ही सारे काम हो रहे हैं, निकालना, एतमाद का वोट लेना, फिर जो है वो हल्फ उठवाना। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर इस पर मजीद हम बात करेंगे, लेकिन ज़रा अभी फुल स्क्रीन पे आके हम ज़रा खबर आपको एक देने जा रहे हैं। वो ये है कि जी बिजली के ब्रेकडाउन की वजूहात सामने आ गई हैं। बिजली का ब्रेकडाउन अभी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वजूहात ये है कि इंतहाई कम पैदावार होने के बायस ये मामला हुआ। आज सुबह बिजली की पैदावार 7000 मेगावाट से भी कम थी, अल्लाह अकबर, और उसके बाद शॉर्टफॉल जो है वो 6000 मेगावाट तक था और 90% पन बिजली की पैदावार में कमी वाक़ हुई। यानी कि ज़्यादा लोड सिस्टम पे पड़ा तो हमारा सिस्टम ही बैठ गया। अलीम मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अलीम, मज़ीद क्या तफसीलात और क्या कहा जा रहा है कि वजूहात तो सामने आ गई हैं, लेकिन ये सॉल्व कब तक किया जाएगा मसला? जो वजीर बिजली हैं खुरम दस्तगीर, उनका तो ये दावा है कि तकरीबन 12 घंटे में हम इसको बहाल कर लेंगे, क्योंकि उनके होते हुए तो ये दूसरा पावर ब्रेकडाउन आया है और अभी उन्होंने एक निजी चैनल से बात किया तो उन्होंने कहा है कि कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया। यानी वजीर बिजली ये कह रहा है कि इस वक्त मुल्क में कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया, अगले 12 घंटों में तकरीबन बिजली बहाल हो जाएगी। जबकि हमारे जराए जो हमें बताते हैं वो ये बता रहे हैं कि इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि जो हमारे 12 से ज़ायद जो हमारे पावर प्लांट थे, यानी 12 पावर प्लांट हमारे मुख्तलिफ फनी खराबियों के पास बंद थे, जिसमें गुड्डू है, जिसमें जामशोरो है, मुजफ्फरगढ़ है, ये फनी खराबियों के पास बंद थे। कुछ ऐसे पावर प्लांट है जैसे नंदीपुर है, हवेली बहादुर शाह है, विक्की है, ये जो अपनी इनकी सलाहियत है उससे सिर्फ 70% कम, यानी सिर्फ 30% अपनी सलाहियत का बिजली पैदा कर रहे थे, क्योंकि इनको फर्नस जो इनको ईंधन है, जो कि LNG से चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, कुछ फर्नस ऑयल से हैं, तो ईंधन की कमी की बात जो है पावर प्लांट्स को ईंधन की कमी का सामना है, जिससे अपनी वो मुकर्रर जो उनकी सलाहियत है उसके मुताबिक बिजली नहीं पैदा कर रहे थे। इसके साथ साथ ये है कि हमारी एक बदकिस्मती ये है कि हमने तकरीबन 500 अरब से ज्यादा का एक पावर प्लांट लगाया था नीलम झेलम। जी जी, रन ऑफ द रिवर, जी बिल्कुल ऐसे। जी, बड़े वो भी मुस्लिम लीग नून के कारनामा था कि उन्होंने तकरीबन अपने जो सस्ती बिजली का महंगा तरीन पावर प्लांट था वो 500 अरब से ज्यादा से वो बंद हो चुका है, क्योंकि उसमें उसका जो टनल है, उसकी जो सुरंगें हैं उसमें कुछ दरारें पड़ गई हैं, कुछ गिर गई हैं, तो उससे 969 मेगावाट बिजली तो वहां से भी निकली हुई है। इस वक्त हमारी जो थर्मल की जो पैदावार है वो तकरीबन 70% हमारी कम थी, जबकि जो हाइडल है, हाइडल तो हमारा इंतहाई कम है। आज सुबह हमारे जराये बता रहे हैं कि तकरीबन 7000 मेगावाट से भी हमारी पैदावार जो है वो कम थी, जबकि सुबह हमारा जो तकरीबन शॉर्टफॉल है वो 6000 मेगावाट का था। तो इस नायली और जो बद इंतजामी है उसकी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि पावर प्लांट हैं वो कई महीनों से बंद है, जबकि हुकूमत आई है तब से पावर प्लांट जो है वो मुकम्मल तौर पे बहाल नहीं हो सके हैं। कहीं ईंधन की कमी है, कहीं टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, और ईंधन की कमी के वजूहात भी है ना भाई। वजूहात ये हैं कि LCs खुल नहीं रही, इंपोर्ट करेंगे तो हमारी जो सबसे ज़्यादा अखराजात होते हैं वो एनर्जी की इंपोर्ट पे ही होते हैं, यानी कि या तेल या गैस या LNG या फिर ऑयल, और वो जाहिर है कि वो हो नहीं रहा, तो मसाइल तो बड़े हैं। मुख्तलिफ वजूहात है ना। देखें अगर हम देखें ना, जो गुज़श्ता रोज़ हमें इदारा शुमारियात के फिगर्स आए हैं और हमने रिपोर्ट भी की हैं, तो उसमें तकरीबन 1 अरब से ज़ायद की, 1 अरब डॉलर से ज़ायद की तो गाड़ियां और ये चीजें मंगवाई गई हैं। तो हुकूमत को बेसिकली यही बद इंतजाम है। वो लग्जरी गाड़ियां जो 165 गाड़ियां उनकी बात कर रहे हैं या कोई और गाड़ियां? नहीं, ये जो मुख्तलिफ हैं, इसमें लग्जरी भी हैं, इसमें बाइक्स भी हैं, इसमें बसें भी हैं। अच्छा। यानी ऐसा चीज इम्पोर्ट की, अगर आपने इम्पोर्ट्स आपको इशू हैं भी सही, LCs के मसाइल हैं, डॉलर आप डॉलर को भी कंट्रोल नहीं कर रहे, अगरचे कि आपने बड़े दावे किए थे कि डॉलर को बिल्कुल उसके सतह पर लेकर आएंगे, लेकिन आपको अपनी तरजीहात का तयन करना चाहिए कि हमें पहले क्या चीज लानी चाहिए। अगर बेहतर मनसूबा बंदी की जाए तो सूरत हाल इतनी गंभीर ना हो जितनी कि इन लोगों ने कर दी है, लेकिन
चूंकि इनके दावे ज्यादा थे कि हम बड़े तजर्बाकार लोग एग्जैक्टली। हैं। और अभी भी अलीम, जब आपने बात की ना कि खुर्रम दस्तगीर साहब ने ये दावा किया है कि 12 घंटे के अंदर अंदर जो है ना ये जो ब्रेक डाउन हुआ है इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, तो मैं और थोड़ी बहुत डर गई कि अच्छा ये फिर वही वाले दावे थे जो कि हुकूमत में आने से पहले करते थे और ये भी वैसा दावा साबित। और एक और मसला भी है जी ना, जी, एक और मसला है कि आप ये देखें कि अभी जैसे बात कर रहे हैं ना अलीम के किस तरीके से ये बिजली की पैदावार नहीं हो रही और लोग परेशानी के शिकार हैं। मुझे याद पड़ता है कि डैम्स इस वक्त जो एक वाहिद हल है, क्योंकि सबसे सस्ती बिजली जो है वो इसी तरीके से पन बिजली जो होती है हाइडल मीन से जो बनती है। अब ना भाषा डैम यहाँ पर बन सका, 2008 में शुरू होना था, 2014 में कंप्लीट होना था, फिर ना ही कालाबाग डैम के ऊपर हो सका। तो सिर्फ मुशर्रफ साहब ने कोशिश की थी इस हवाले से, बाकी किसी ने नहीं की। तो मतलब हम देखें ना कि जब भी डैम बनाने के हवाले से बात करते हैं तो जो लोग हैं ना वो आके इतनी हम मुख्तलिफ सियासी पार्टीज पे सियासत करने लग जाती हैं। अलीम अगर हमारे साथ मौजूद हैं तो मैं अलीम से एक और सवाल पूछना चाहती थी, और वो ये कि जो स्पेसिफिकली पहले भी जो पावर ब्रेकडाउन ऐसे होते रहे और स्पेसिफिकली उस पर तहकीकात भी होती रही हैं, तो उसमें क्या चीज़ सामने आती रही है, और जो स्पेसिफिकली वो लोग जिनकी वजह से मुल्क इस बड़े पावर ब्रेकडाउन से गुजरता है, क्या उनको किसी कैफरे किरदार तक पहुंचाएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अलीम, कुछ किया गया था जब लास्ट टाइम भी एक बहुत बड़ा पावर ब्रेकडाउन हुआ था और उस पर तहकीकात भी हुई थी, तो क्या चीज़ें हुई थी उसके बाद? जी, उसके बाद देखें पावर ब्रेकडाउन का सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, अगर अखलाकी तौर पे देखा जाए, क्योंकि ये लोग तो दावे भी करते थे, तो सबसे बड़ा जो वजीर है, वजीर बिजली है, उसको होना चाहिए कि उसके नीचे सारे इदारे हैं। NTDC हमारा बहुत बड़ा इदारा है, वो क्या कर रहा है, उसकी कारकर्दगी क्या है, उसके जो ऊपर अफसरान बैठे हैं वो क्या है। जो लास्ट टाइम ब्रेकडाउन हुआ था उसके बारे में पहले तो यही मिनिस्टर साहब ने कहा कि ट्रिपिंग हुई है, बाद में इन्होंने कहा नहीं ट्रिपिंग नहीं हुई है, वहां पे जो है यार्ड में कुछ इशू है। तो उसको भी ऐसे ही चंद जो छोटे दर्जे के जो इंजीनियर्स लेवल के मुलाजमीन थे उनकी सस्पेंशन की गई। जब तक मीडिया इस इशू को हाईलाइट करता रहा तो उस वक्त तो वो इशू चलता रहा कि इंक्वायरी हो रही है, इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट नेपरा के साथ नहीं शेयर हुई, रिपोर्ट पावर डिवीजन को पेश हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी अनाउंस नहीं किया कि हाँ ये रिपोर्ट मीडिया पे हम पब्लिक कर रहे हैं, ये रिपोर्ट आई है, इतनी ट्रिपिंग हुई है। उससे पहले जो उमर अयूब साहब के दौर में हुई थी उसमें भी कुछ नहीं हुआ था। हर दफा यही होता है कि कुछ अर्से तक मीडिया उसको हाईलाइट करता है, तब तक तो इशू बना रहता है। जब मीडिया उसको मीडिया की चूंकि मुख्तलिफ होता है, हर रोज यहाँ पे तो ये न्यूज जनरेटिंग कंट्री है, यहाँ पे हर रोज एक नया वाक्य हुआ होता है, तो जैसे मीडिया उससे थोड़ा सा साइड पे होता है तो इसको भी इसके ऊपर मट्टी पाव प्रोग्राम हो जाता है। बजाते खुद ये जो ट्रिपिंग के वाकयात हो रहे हैं ये हमें बताते हैं कि इस सेक्टर को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। मतलब हमारे पास इतनी सलाहियत नहीं है कि हम शुक्र अदा करते हैं। हम जब कोई मामला सॉर्ट हो जाता है ना तो हम कहते हैं चलो शुक्र है अल्लाह का हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, बकौल आपके और बकौल चौधरी शुजात साहब के मट्टी पाव फार्मूला उस पर अमल करते हैं। वरना नॉर्मली तो होना चाहिए ना कि इट नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि हो क्यों रहा है, मसला क्या है, और देन उसको सेटल किया जाए कि यार ये वजूहात थी लास्ट टाइम, इसको हमने ये सेटल कर दिया है। मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम ये लास्ट टाइम ये मुस्लिम लीग नून आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम 2013 में तो उन्होंने कहा था कि हम ये जो ट्रिपिंग है ना ये जो फॉग की वजह से होती है इसके लिए हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अब आप देखें कि जैसी ही फॉग होती है ना तो हमें वहां से फिर इन इलाकों में जो है वो ट्रिपिंग के वाकयात शुरू हो जाते हैं। तो ये सिर्फ खाना पूरी की जाती है। अगर हादसा से सीखा जाए और उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएं, ग्रेजुअली लिए जाएं इकट्ठे, नो डाउट ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बिलियन ऑफ डॉलर्स की इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर हम इसको ग्रेजुअली बेहतर करना चाहें तो हम कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें। वही बात है ना अलीम के वो जो विल है ना उसकी भी यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा कमी देख रहे हैं कि हमेशा से हमने इस विल में इसमें कमी देखी है। अलीम मलिक हमारे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त इलेक्ट्रिक के तर्जुमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। राना इमरान साहब गालिबन नाम हमें बताया गया है। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, ये ज़रा बताइएगा कि ये मसला है क्या। ये चलें ठीक है के इलेक्ट्रिक तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, 1875 मेगावाट जो है वो आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी है, बाकी आप पावर प्रोड्यूसर से भी कुछ बिजली लेते हैं, 1100 मेगावाट नेशनल ग्रिड से आती है आपके पास। तो ये पूरे कराची में बिजली की फरहमी क्यों मुअत्तल हुई है आप यहाँ पर? जी बहुत शुक्रिया मुझे लाइव लेने के लिए ARY पे। मैं आपको बताता चलूँ कि देखिए जो ये सिस्टम है ये हैंड इन हैंड काम करता है पूरे मुल्क के अंदर। अच्छा। एक फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो वो नेशनल ग्रिड से चूंकि हमें पावर सप्लाई आ रही होती है, हम अगर पुराना वक्त वहाँ पे फ्रीक्वेंसी में कहीं पे सप्लाई के अंदर कहीं प्रॉब्लम आता है तो हमारा सिस्टम एक हिफाजती मैकेनिज्म के तहत ट्रिप करता है और अपने आप को रिंग फेंस करता है ताकि सिस्टम को एक बड़े नुकसान से बचाया जा सके। इसके बाद हमारा अगला मरहला ये होता है कि जैसे ही सिस्टम अपने आप को सेफली अपने आप को सेव कर लेता है तो उसके बाद बहाली का अमल फौरन शुरू कर दिया जाता है। अच्छा। जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हमारी कोशिश ये है कि जैसे ही जो है बहाली का अमल जो है अपनी अगले मराहिल तक पहुंचता है
तो जो स्ट्रेटेजिक फीचर्स हैं हमारे, जहाँ पे जैसे हॉस्पिटल्स हैं, जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, वहाँ पे हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द बिजली बहाल हो। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है राना साहब, एक चीज़ है कि जैसे एक तो बहाली का अमल होगा विफाकी सतह पर, यानी कि जहाँ से नेशनल ग्रिड के जरिए और NTDC के तवसुत से बिजली जाती है, लेस्को हो गया, आइस्को हो गया, पेस्को हो गया, इधर उधर। आप लोगों की बहाली उनकी बहाली से मशरूत है या आप अलग से जल्द अपनी बहाली का काम कर देंगे? देखिए, हमारी बहाली का अमल जो है, हमारे पास अपना ब्लैक स्टार्ट का सिस्टम है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम होता है। जैसे ही प्लांट किसी फनी खराबी की वजह से अपने आप को रिंग फेंस करते हैं, आइसोलेट करते हैं, तो ये सिस्टम फौरन जो है वो अपना अमल काम अपना शुरू कर देता है। हमारी टीम इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, दे आर लुकिंग एट कि किस तरीके से कैसे हम जल्द से जल्द बहाली जो है वो पूरे सिटी के अंदर कर सकते हैं। गिव अस सम स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि देखिए मुल्क का मौशी हब है और अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि इतना पावर ब्रेकडाउन इतने ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा तो मौशी तौर पे भी हम काफ़ी सफ़र करेंगे। ये सिर्फ एक शहर की पावर ब्रेकडाउन होने की बात नहीं है जी। हमारी कोशिश ये होती है, मैं इस वक्त एक हतमी टाइमलाइन देने की पोजीशन में तो नहीं हूँ, लेकिन हिस्टोरिकली हमने देखा है कि कराची का जो बिजली बहाली का जो सिस्टम है वो कदरे जल्दी बहाल हो जाता है बाकी पुल के निस्बत। उसकी वजह यह है कि हमारी जो जनरेशन का जो प्लांट है, हमारे जो जनरेशन सिस्टम है, हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, वो इंटैक्ट है, वो बिल्कुल दुरुस्त हालत में है, उनमें कोई फनी खराबी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई है। अगर आप कोई टाइम फ्रेम देना चाहें तो वो क्या होगा, कितनी देर में, ताकि लोग आपको बल्कि सुन रहे हैं आपको, कब तक बिजली की बहाली हो जाएगी कराची में? हमारी कोशिश तो ये जी कि जल्द से जल्द इसकी बहाली की जा सके। मैं कोई हतमी टाइम फ्रेम देने के इस वक्त पोजीशन में नहीं हूँ, आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन हम जैसे जैसे हमारे पास सिचुएशन क्लियर होती जाएगी, हमारे जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं, हमारे थोड़े मतलब यहाँ पे लोग काफी परेशान हैं बिकॉज स्पेकुलेशंस जो आ रही हुई हैं कि जी 27 घंटे लग सकते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब भी दावा करें 12 घंटे लग सकते हैं। आप तो क्योंकि के इलेक्ट्रिक जो है वो इंडिपेंडेंटली वो 1875 मेगावाट तो बिजली के इलेक्ट्रिक जो प्रोड्यूस करता है। सो वी नीड समथिंग बेटर फ्रॉम के इलेक्ट्रिक कि जी के इलेक्ट्रिक में कहते हैं कि जी कुछ घंटों में हो सकता है शाम 6 बजे से पहले हम कर दें। ये भी मैं बहुत देर का वक्त बता रही हूँ, तो कुछ ऐसा हम फिगर दे दें हमें। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा पूरा सिस्टम, मुल्क में बिजली का जो सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करता है। जैसे नेशनल ग्रिड जो है वो कराची को सप्लाई करता है और कराची की अपनी सप्लाई भी है। जो कराची की अपनी सप्लाई है इंशाल्लाह उससे रिस्टोरेशन फौरन स्टार्ट कर दी गई है और कुछ इलाकों से हमें कुछ बेहतरी की जो इन्फॉर्मेशन आना भी शुरू हो गई है। वो कहाँ सिस्टम जो है जैसे जैसे स्टेबल होता जाएगा हम इसको इंशाल्लाह बढ़ाएंगे और हमारी कोशिश यही है कि हम सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजिक साइट्स को अप करें और इनको रनिंग की पोजीशन में लेके आए और इसके बाद फौरन हमारी आगे भी मरहलावार बहाली शुरू हो जाएगी। मैं अपनी टाइम फ्रेम इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी एक ट्वीट की थी कि जी पेशावर में और इस्लामाबाद में जो कुछ ग्रिड्स हैं वो बहाल करना शुरू कर दिए गए हैं जिन पे काम होना शुरू हुआ है। तो क्या कराची में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जिन पे आप समझते हैं कि वो वहाँ पे पावर ब्रेकडाउन नहीं है? जी, ऐसे बिल्कुल कराची की कुछ पॉकेट्स में ऐसे इलाके मौजूद हैं जहाँ पे इस वक्त बिजली की सप्लाई जारी है और मैं यही अर्ज कर रहा था कि मेरे पास थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन जी जैसे जैसे मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी इंशाल्लाह मेक श्योर कि आई कीप यू पोस्टेड। मैं आपके चैनल के जरिए जो नाजरीन है ARY के उनको इंशाल्लाह अपडेटेड रखूंगा। मेरी टीम में अवेलेबल है। ऑलराइट जी, बहुत शुक्रिया। राना इमरान तर्जमान के इलेक्ट्रिक मौजूद थे, लेकिन बात वही है कि अभी वो टाइम फ्रेम भी नहीं दे पा रहे। और अगर उसी टाइम पे बिजली बहाल होती है जिस टाइम पे फेडरल लेवल पे बहाल होती है तो इसका मतलब है कि सारा निज़ाम ही विफाक या फिर नेशनल ग्रिड के मरहून मिन्नत चल रहा है। और ये जो इंडिपेंडेंट रेट्स हम देखते हैं कि उनकी जानिब से अलग से लिए जाते हैं, उनकी बिजली की सप्लाई जो होती है उसके रेट्स वो अलग से मुकर्रर करते हैं, अलग से लोगों से पैसे लेते हैं, तो फिर उसको नेशनल ग्रिड के साथ ही या फिर उसका तरीक़ेकार ये है कि कराची में कोई और भी यहाँ पर पावर जनरेशन कंपनी होनी चाहिए कोई, ताकि एक मोनोपोली ना हो एक कंपनी की या एक इदारे की। हाँ, ये इस हवाले से पहले भी बहुत ज़्यादा बात, क्योंकि अगर आप सेपरेटली बिजली दे रहे हैं, आप किसी के मोहताज नहीं है, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि लोगों को उस वक्त तड़पाएं सिसकाएं? तो ये नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या है जी? जी, बात तो आपने बड़ी अच्छी की है। हम लोगों का मूड चेंज कर देते हैं क्योंकि जी इस वक्त मुसलसल हम ऐसी खबरें अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते चले जा रहे हैं जिससे पारा सिर्फ हाई हो रहा है, समझ कुछ नहीं आ रही। तो आपके पारे को थोड़ा बहुत बेहतर करते हैं, थोड़ा सा काम डाउन करते हैं और मुल्क के मौसम के वाले से बात करते हैं क्योंकि मुल्क में मौसम इस वक्त बहुत खूबसूरत है। और कोई अच्छी चीज़ हो ना हो, मौसम बड़ा शानदार है। स्पेसिफिकली शुमाली इलाका जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि जो बर्फबारी का सिलसिला रुक गया था वो दोबारा से शुरू है। गोरख हिल्स में 2 साल बाद बर्फ पड़ी है जी, ये सामने बर्फ पड़ी है। हाँ, ये और ये देखे रुई की गोली, ये देखें, हम रोक नहीं सकते, हम यहीं पे बैठ के बर्फबारी एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारी टीम ने, थैंक यू टीम, हमारे लिए माहौल ऐसा जो है वो बना दिया है।
बहुत मजा आया, मतलब लाइक इट्स अमेजिंग यार। हाँ कितना ठंड लग रही, खूबसूरत बहुत नज़ारा ज़्यादा है। ठंड लग रही, कुछ ऐसी सूरत हाल कितना हो गई है। खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन सोचे हमें अगर यहाँ पे बैठे बैठे अपने पीछे से बैकड्रॉप देख के इतना मज़ा आ रहा है, तो वो लोग जो कि इस वक्त इन ठंडे ठंडे इलाकों में मौजूद हैं जहाँ पे बर्फबारी पड़ी है, वो लोग कितना एंजॉय करेंगे मौसम को। और मरी में तो हम देख रहे हैं कि जी कल रात में रात तक मार्केटों में गहमा गहमी थी क्योंकि बर्फ पड़ी थी, लोग बिल्कुल बाहर थे और लोगों ने कहा भी हम तो नहीं जा रहे। गोरख हिल्स में भाई 2 साल के बाद यार, 2 साल के बाद गोरख हिल्स कितनी करीब पड़ती है हमें? यहाँ से चंद ही घंटों के फासले पे है। वहाँ पे बर्फ देखने जा सकते हैं। वहाँ बर्फ देखने, लेकिन अब तक पिघल चुकी होगी मेरे ख्याल में। अच्छा जी, मानसहरा में भी आप देख लें कि 4 रोज़ से जारी बर्फबारी से हर तरफ सफ़ेदी छा गई है। इलाकों के नाम आप लेना चाहेंगी? आप लीजिए जी, बिल्कुल आप लीजिए। नहीं तो मैं नहीं लेता। ताहिर शहजाद तनोली की तरफ चलते हैं और मैं अपनी आवाज़ भी अपने नाज़रीन तक सही तरीके से यूँ बैठ के पहुँचाना चाहूँगा। आई एम श्योर कि आप मुझे सुन सकते होंगे बिल्कुल ठीक तरीके से। तो तनोली साहब बताएं जी, क्या सूरत हाल है, कौन कौन से इलाकों में बर्फबारी हो रही है? के बड़े इलाकों में 4 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला जो है से अभी जारी है। बर्फबारी की वजह से हर सू सफेदी छा चुकी है। मानसहरा में सर्दी की शिद्दत में तो इजाफा हुआ है, ताहम दूसरी जानब मानसहरा जो सेहती मकामात हैं, शोग्रां, छतर प्लान, जबोड़ी, डाडर, वहाँ की खूबसूरती में भी ज़बरदस्त इजाफा हो चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद में फैमिली जो है बर्फबारी के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ पर मौजूद है। यहाँ हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। इधर बहुत मज़ा आ रहा है हमें, आप भी आए इस बर्फ़ का मज़ा लें। जी बिल्कुल, मनफी दर्जा हरारत के बावजूद आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो है बर्फबारी के शौकीन हज़ार यहाँ पे मौजूद हैं और वो बर्फ़ से खूब लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ दूसरों को भी आने की दावत दे रहे हैं। आपको ये बताना चलूँ कि महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटे के दौरान मज़ीद बलाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात है, सिर्फ मानसहरा में बर्फ़ नहीं पड़ रही, मुल्क में जो बाला इलाके हैं, मतलब वहाँ पे ठंड तो है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वो बड़ी मज़ेदार सर्दी है। सवाद जो कि बर्फ़ पड़े ना पड़े वैसे ही बड़ा खूबसूरत है, वहाँ पे भी मज़ीद बर्फ़बारी भी है और पूरी वादी ने ना सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। बिल्कुल जी, तो रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद आलम। जी बिल्कुल, सबात में होने वाली बर्फबारी के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से बड़ी तादाद में जो सयाह है वो यहाँ पर पहुँच चुके और इस वक्त मलम जब्बा से नीचे की तरफ जाने वाली तमाम शहर जो ना वो बर्फ़ की वजह से बंद हो चुके और जो सयाह है वो यहाँ पर खड़े हैं और होने वाली बर्फ़ या पड़ी बर्फ़ से खूब महसूस हो रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया और डिप्टी कमिश्नर स्वात की जानिब से जो सयाह आ रहे हैं उनके लिए हिदायत जारी की गई है कि जो सयाहती इलाकों की तरफ जाने वाले रोड है तो वो स्नो चेन का इस्तेमाल करें ताकि उनको मुश्किल का सामना न करना पड़े। जो सयाह आ रहे हैं तो वो अपनी गाड़ियों को स्नो चेन लगा रहे हैं ताकि वो मलम जब्बा टॉप तक पहुंच जाए और यहाँ पर जो है ना उनके लिए जो मुकामी लोग हैं उनकी जानिब से चेन का इंतज़ाम किया जा रहा है। यहाँ पर उनका कारोबार भी चल पड़ा है और होने वाली जो बर्फबारी है तो उससे मुल्क भर के सयाह खूब महसूस हो रहे हैं। सयाह तो महसूस हो रहे हैं, हम भी अपने स्टूडियो में बैठ के काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहे हैं। ये बर्फ़ देख कर मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत ना देख के भी ठंडक का एहसास होने लग गया। सती साहब है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, मैं तो घूम के भी आ गया। घूम के भी दोबारा घूमे प्लीज़। तार ना फंस जाए मेरी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, ख़बर यहाँ पर यह है कि पार्लिमान में स्पीकर की अदम दस्तियाबी, PTI अरकान असम्बली का स्पीकर की रिहाइशगाह जाने का फैसला सामने आया। तमाम अरकान इकट्ठे मिलकर स्पीकर कौमी असम्बली की रिहाइशगाह जाएंगे, यानी कि ये 44-45 जो अरकान हैं ये जाएंगे और स्पीकर हाउस के बाद तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे। PTI अरकान कौमी असम्बली चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफ़ों की वापसी से मुताल्लिक आगाह करेंगे। अच्छा, ये ज़ाहिर इसलिए करेंगे कि उन्हें कहीं डर है कि बाकी के भी इस्तीफ़े मंजूर न कर लिए जाएँ और उनकी जानिब से अब ख़त लिखा गया था, ईमेल भी की गई थी और जिसमें बताया गया था कि हम जी असम्बली में वापस जाना चाहते हैं और पहले 1-2 दिन पहले तक स्टेटमेंट आ रही थी कि वो अब एतमाद के वोट लेने का भी कहेंगे। और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले 35 अरकान असम्बली जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे उनका इस्तीफ़ा मंजूर किया। फिर एग्जैक्टली 1.5 दिन बाद दोबारा से हमने देखा 2 दिन बाद के मज़ीद 35 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए गए। और अभी जो अहम तरीन खबर यह है, क्योंकि कल हमने देखा कि निगरान वज़ीर आला के तौर पर पंजाब में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने हलफ उठाया है, तो उस पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास भी तलब कर लिया है और इमरान खान मोहसिन नकवी की बहैसियत वज़ीर आला तैनाती पर रहनुमाओं से इस हवाले से मुशावरत करेंगे और पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जी करने जा आज रहे ये बताया जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ऑब्वियसली ये अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास भी जाके उनको आगाह किया जाएगा और जाहिर है वो चाहते हैं कि अब उनकी असेंबली में प्रेजेंस हो 8 से 9, 9 से 10 महीने के बाद अब तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उनके इस्तीफे मंजूर ना किए जाएं और उनको वापस असेंबली में जाने का मौका मिले। इससे पहले आपको याद होगा कि मीडिया पर और ओवरऑल तमाम जो तबकात फ़िक्र है उनकी जानिब से कहा जा रहा था, खान साहब से ये कहा जा रहा था कि आप असेंबली में वापस जाएं ताकि जैसे नैब कवानीन में तरमीम समेत दीगर मामला थे जहाँ पर उनकी प्रेजेंस ना होने की वजह से मामला जो है वो हुकूमत ने अपने हाथ में लिया और राजा रियाज साहब जो हैं वो एक अपोजिशन लीडर के तौर पर मौजूद थे जो हर बात में ज़ाहिर है कि हाँ ही कहते थे। तो अब ये है कि उनको ये रियलाइज़ हुआ है अब इज़ इट टू लेट या फिर अभी भी वक्त है, क्योंकि आगे केयर टेकर सेटअप भी जो आएगा तो उस हवाले से भी ये एक मुशावरत होना ज़रूरी है और मुशावरत नहीं होगी तो फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। लेकिन आप सोचिए ज़रा कि अगर तहरीक इंसाफ मौजूद ना हो और राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलकर मुशावरत करेंगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, तो फिर ये काफ़ी कंसर्निंग हो सकता है तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अच्छा जी, अब एक नहायत ही अहम इशू के हवाले से बात करेंगे और वो इशू यही कि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन हमारे मुल्क में डिवोर्स रेट जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। यकीनन अल्लाह पाक को बहुत सारी ऐसी हलाल चीज़ें जो कि नापसंद हैं उसमें डिवोर्स भी एक उसमें सबसे ज़्यादा नापसंद। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि हमारे आजकल के मुआशरे में जहाँ पर शो ऑफ करने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है और लोग झूठ बोलते हैं एक अच्छे जो कहते हैं ना कि रिश्ते की तलाश में, बहुत ज़्यादा हमने देखा है लोग झूठ बोलते हैं। झूठ अलहदा और दूसरी साइड पर हम देखते हैं कि जी अगर फ़र्ज़ करें लड़का ना कमा रहा हो तो आप कहेंगे कि अच्छा जी ये अच्छा नहीं कमा रहा तो जिम्मेदारी नहीं है इस पे, इसकी कर दो शादी, इसकी बीवी बच्चे होंगे, इस पे जिम्मेदारी आएगी, काम करने लग जाएगा। ये फैक्टर। फिर दूसरी जानिब अगर मेरे साथ कोई नफ्सियाती मसला तो हो मदिया के साथ नफ्सियाती मसला, लड़की पागल है, कर दो जी इसकी शादी होगी ना खुद ही ठीक हो जाएगी। शादी का इससे कोई लेन देन नहीं है। एक अगर आप अपने बच्चे की नफ्सियाती पोजीशन सही नहीं कर सके तो वो बेचारे जो नया उसका स्पाउस आएगा, मियाँ आएगा, बीवी आएगा, वो उसको कैसे करेगा। फिर साथ में सती लोग बहुत झूठ बोलते हैं, फिर उसके साथ साथ अदम बर्दाश्त का रवैया। अब आप ये देख लें कि ओवरऑल डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो एक कॉमन सी चीज़ है कि अब बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और हमारे यहाँ इसकी एक्सेप्टेंस है और ये सिर्फ इसका औरतें ही शिकार नहीं होती हैं बल्कि बाज़ औकात मर्द भी उसका शिकार होते हैं। 15% मर्द शिकार भी होते हैं। ये परसेंटेज तो खैर ये तो वेग होती है ना, इसके बाद कौन घर घर जाके पूछता है या कौन मर्द जा जाके बताओगा या कौन औरतें जा जाके बताती होंगी मैं कुछ खा के आ रहा हूँ। वो मजाक में तो कर लेते हैं लेकिन वैसे कोई इतना नहीं करता। But that is painful, उतना ही पेनफुल है। और सिर्फ ये पेनफुल नहीं है बल्कि इमोशनल हैरेसमेंट जो है वो भी काफी तकलीफ होती है कि आप खौफ के साए में रहें और दिमागी टॉर्चर और भी बड़े मामला आते हैं। मिसमैचिंग भी होती है। फिर जो झूठ जिस तरह से मदिया ने कहा कि बताया कुछ निकला कुछ, मुआशी एतबार से इतने बोले जाते हैं। आप इस बात से अंदाजा कर लें कि एक बंदा जिसके घर में हो सकता है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक गाड़ी ना हो, वो लेकिन वो जब शादी होगी तो उसके अंदर लोगों को दिखाने के लिए वो किराए की गाड़ी में सफर करके जाते हैं क्योंकि हमारे मुआशरे में इस चीज़ की तवक्को की जाती है। लोग कर्ज ले लेके अपनी शादियां करते हैं और बाद में जब हकीकत खुलती है तो वो कुछ और होती है। बिल्कुल। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि हम कानूनी हवाले से भी बात करें कि क्या ऐसी रीज़न है और हम कोशिश करेंगे कि वकील से भी हमारा राब्ता हो और उनसे जानने की कि क्यों ऐसे केसेस हैं और ज़्यादातर लोगों को शिकायत क्या है। दूसरी जानिब जो रिश्ता करते वक्त जो लोग झूठ बोलते हैं उस हवाले से बात करेंगे। मिसेस खान मारूफ मैच मेकर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में भी मौजूद हैं, हम उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू बाखबर सवेरा। अल्हम्दुलिल्लाह। मिसेस खान, क्या ये वजह है कि हम देख रहे हैं कि तलाक़ें पहले भी होती थी लेकिन अब समहाउ हम देखते हैं कि लोगों के शादी के फंक्शंस जो हैं उसके दिन इतने बढ़ जाते हैं, मतलब 25-25 दिन शादी चल रही होती है, शादी के इवेंट्स, लेकिन शादी 20 दिन भी नहीं चल पाती। Why? और हर दिन सोशल मीडिया पे हम देख रहे होते हैं कि फलाने की तलाक होगी, फलाने की तलाक होगी, जी। बड़ी हार्ट ब्रेकिंग होती है हमारे लिए भी, हम अपने सेलिब्रिटीज को भी देखते हैं। क्यों बढ़ रही है इतनी ज़्यादा? अब फिर अब आप कहेंगे कि मिसेस खान आपने फिर लड़कियों की साइड ले ली या वैसे आप लड़कियों की साइड लेती नहीं, हमेशा बंदों की लेती हैं साइड। हाँ जी। नहीं, देखें एक बात बताऊं, हमने अपने एंसेस्टर्स को देखा, यानी हमने अपनी नानियों को भी देखा हुआ है। अब मैं नानी हूँ तो मैंने अपनी नानियों को भी देखा है वो किस कदर उनका शौहर आता था तो हर चीज़ गर्म और ताज़ा और अच्छी बनी हुई होती थी कि शाम को शौहर आएगा तो बच्चों को भी तो हम ये पकाएंगे, ये देंगे, शौहर को ये पसंद है तो ये पसंद है, तो मैं भी अपने शौहर की वही चीज़ बनाती हूँ, वही पकाती हूँ और वही गर्म रोटी देती हूँ जो कि मेरी माँ और नानी करती थी।
आजकल की औरत ने ये सब कुछ करना छोड़ Is it everything you मतलब आप एक्सपेक्ट ये करते हर हैं खातून से कि आप उसको गरम रोटी देंगी, खाना देंगी? आप क्योंकि शाम को आजकल दे के टाइम सकती में हैं, जब नहीं वो नहीं मैं ये रात बात को नहीं कर आता रही, है, बात ये है कि जब अब थक हार ज़माना कर ये आता है है तो कि वो आप भी अच्छा काम कर रही होती है। अच्छा घर साफ रखें। वो आए ज़माने तो- की मर्द भी औरतें, अगर हम बार बार इस हवाले से बात करें, बात यह है कि अगर आपका मर्द आपको मारे नशे की हालत, हमारी तो डोमेस्टिक हेल्प में हम देख लें कि कितनी ऐसी खवातीन होती हैं जो वो काम कर रही होती हैं, मियाँ उनके नशे की लत में मुब्तला होते हैं, फिर उनको मार भी रहे होते हैं और वो बेचारी फिर भी तलाक नहीं ले पा रही होती कि मैं लोगों से क्या। वो मासियों नहीं, मासियों ये मासियों का तबका नहीं है, ये ऊपर वाले तबके में भी है। ऊपर वाले तबके में मैं 10-15% कहूँगी, लेकिन सबके साथ ये नहीं होता। औरत भी माशाल्लाह शऊर रखती है, पढ़ी लिखी है, वो उसको पता है अपने राइट्स क्या है। मेरा मियाँ मुझे मार सकता है ऐसी तैसी, आपको तो कोई सोच भी नहीं सकता है, वो मुझे मार सकता है? कभी भी नहीं। उन्हें मार खा नहीं आगे से? नहीं, ही इज वेरी डोमिनेटिंग। अच्छा, इज वेरी बट डोमिनेटिंग। देयर आर लिमिट्स ना, हम तो चलिए अच्छा वजूहात पे बताएं मुझे, जाहिर है कि लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। देखिए ये दोनों तरफ से है, इट्स नॉट ओनली मैन। आदमियों को भी मैं दोष नहीं दूंगी, औरत को भी नहीं दूंगी। ठीक है। आदमी भी देखें आजकल बड़ा लेथार्जिक हो गया हुआ है, हार्ड वर्किंग नहीं है। जैसे आप औरत को हर जगह देखेंगे कि वो आप ऊपर बैठी हुई है, उसकी पोजीशन यहाँ है क्योंकि वो ज़्यादा डेडिकेटेड है, वो ज़्यादा एजुकेटेड है, वो ज़्यादा अपने काम को समझ रही है। लड़कियों को आप जाकर देखेंगे, बैंक में मैं जाऊँगी, कहाँ है भाई बैंक में, या वट एवर द पर्सन इज, वेयर इज ही? जी वो बाथरूम गया हुआ है, जी वो सिगरेट पीने गया हुआ है, नमाज पढ़ने गया हुआ है। जुम्मे वाले दिन तो कोई आपको मिलेगा ही नहीं, बहाना, जुम्मे का बहाना। जो 12 बजे से 3 बजे 3:30 बजे तक तो आएंगे ही नहीं सीट पर, वहाँ है। लेकिन औरतों को मैं देखती हूँ बैठी हुई होती हैं, वो एंटरटेन कर रही होती है अपने क्लाइंट्स को, सब कुछ। Why do they like अच्छे बर की तलाश में, खूब से खूबतर की तलाश में लोग झूठ क्यों बोलते हैं? हम देखते हैं कि अक्सर लड़के वालों की तरफ से इतना झूठ बोला जाता है। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए हम देखते हैं कि लड़के लड़की दोनों मैं बोलूँगी, मैं किसी एक को नहीं मोरद इल्ज़ाम ठहराऊंगी। लोग किराए का घर ले लेंगे, किराए की गाड़ी ले लेंगे और उसके बाद फिर लोगों से झूठ बोलेंगे कि अच्छा हमारा बेटा तो ये करता है, अच्छा हमारी बेटी तो ये करती है। एक चीज़ इसमें अहमदिया, हाँ। इनके अपने एक्सपीरियंसेस इनसे जान लेते हैं कि आपके पास भी लोग ऐसे झूठी चीज़ें लेके आते हैं जिनका आपको तहकीक करके पता चलता है या बाद में पता चलता है? हाउ डू यू मेक श्योर कि जो आ रहा है वो झूठ ना बोले? हम तो 10% लोग होते हैं, ज़रूर होते हैं, लेकिन हम लोग तो उसकी 1-2 बातों से ही पहचान लेते हैं। मिसाल के तौर पर तो उसकी बात करने का अंदाज क्या है, उसकी फैमिली जो आई है किस तरह की ड्रेसअप हुई है, किस तरह की बातचीत कर रही है। इफ़ यू आर एजुकेटेड, आपको लबो लहजा आपका पता चल जाएगा, उसकी आपकी बातों से पता चल जाएगा। उसके मुंह से कुछ 2-4 अच्छे अंग्रेज़ी के वर्ड्स भी निकल रहे होंगे, पता चलेगा कि माँ एजुकेटेड है। पीछे से पता चलेगा कि बहन भाई कैसे हैं, उनका पहनना ओढ़ना कैसा, उनका लबो लहजा का है, कहाँ रहते हैं। या अगर वो जैसे लालू खेत से या फेडरल बी एरिया से अभी शिफ्ट हुए हैं डिफेंस में, आप तब भी अगर आप स्मार्ट इनफ हैं तो आप तब भी आप उनको देख लेंगे, उनके तौर तरीक़ों को देख लेंगे। गाड़ी के नाम लेने से, चीज़ों के नाम लेने से आप लेकिन मेरी एक बात सुने, किसी का एफपी एरिया से डिफेंस शिफ्ट होना उनके खानदानी होने की अक्कासी तो नहीं देखिए। अब आप अगर उसने बताया कि मैं CEO हूँ, ये हूँ, वो हूँ, फलां हूँ, इतनी सी उम्र में बच्चा 26, 28, 30 साल का कहाँ तक पहुँच सकता है? कहीं डायरेक्टर लेवल तक नहीं पहुँच। एक रुकनी कंपनी का बन सकता है डायरेक्टर, वो भी अगर बहुत लम्स का पड़ा हुआ, IBA का पड़ा हुआ, एक रुपया यानी कि उसमें वही होगा सर। हाँ, तो ये है कि आपको सोचना पड़ेगा कि इसकी उम्र क्या है, अभी इसने क्या अचीव किया है, कब इसने 25, 26 साल में। ये बहुत सारे फैक्टर्स देखने चाहिए क्योंकि लड़कियां भी चाह रही होती कि लड़का जी वाकई 23 साल की उम्र में उसकी अपनी गाड़ी, अपना घर हो। कानूनी मुशावरत भी जो है, राय भी जान लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त लॉयर मौजूद हैं, आसमा ज़हरा, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आसमा साहब का कि आपने हमें वक्त दिया। हमारे साथ स्टूडियो में मिसेस खान भी मौजूद है और हम यही बात करें कि क्यों ये डिवोर्स रेट दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आपके पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे, मेन क्या वजूहात बनती हैं, क्यों लोग अपना इतना खूबसूरत रिश्ता ख़त्म कर देते हैं? आसमा साहिबा, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? हेलो जी, क्या आप हमें सुन सकती हैं आसमा? जी सुन सकती हूँ। अच्छा, हम सवाल बेसिकली आपसे कर रहे हैं कि एक बड़ा खूबसूरत रिश्ता है शादी का और उसके अंदर ज़ाहिर है कि देख के छान पटक करके लोग शादी करते हैं, लेकिन आजकल तलाक़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। आपके पास जो केसेस इससे मुताल्लिक आते होंगे उसमें वजूहात क्या देखती हैं आप, सबसे ज़्यादा क्या होती हैं? देखिए, अगर ज़्यादातर जो हमारे पास देखिए कोर्ट में केसेस आते हैं वो आते हैं
डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के बाय वे ऑफ खुला के। अच्छा। तो जाहिर है वो जो राइट होता है लड़की का राइट होता है, लड़की अगर केसेस लेके आती हैं तो उसमें वजूहात ज़्यादा आती है। मुझे जहाँ तक हमने जाहिर केसेस मैं खुद डील करती हूँ पर्सनली फैमिली केसेस, तो उसमें रीजन जो होती है ना वो होती है लैक ऑफ पेशेंस का, मुझे लगता था बहुत ज्यादा है। ये मतलब बिल्कुल उनको लगता है कि खुला इज स्पीडी रेमेडी, ये आपको जो है वो 2-3 मंथ में आपकी मैरिज डिसॉल्व हो जाती है अगर हस्बैंड नहीं भी आता तो कोर्ट के पास आ रहा है वो जो है आपको खुला ग्रांट कर देती है। तो उसमें जो है लोग मैं देखती हूँ 3-4 महीने बाद भी जो है वो खुला के लिए केस फाइल कर देते हैं। उसके अलावा दूसरी वजूहत ये होती है कि बहुत यंग एज में जो है शादियां हो जाती हैं कि ज़ाहिर बच्चियां छोटी होती हैं, वो उनकी इतनी एजुकेशन प्रॉपर होती नहीं है कि वो ज़ाहिर कब जो है अपना जो है मैट्रिमोनियल जो हमारा जो कल्चर है उसमें लोग पसंद यही करते हैं कि कम उम्र में बच्चियों की शादी कर दी जाए ताकि वो जिस भी घर ब्याह के जा रही है तो फिर वो जैसा वो चाह रहे हैं उनके लेवल में उनके कल्चर में वो बच्ची आराम से ढल जाती है, ये होता है। लेकिन मुझे ये बताएं जो जितने भी केसेस आते हैं, खुला के केसेस आते हैं, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस के, फिजिकल वायलेंस के कितने केसेस होते हैं? देखिए डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं लेकिन उनका इशू होता है बहुत कम रेयर होते हैं, जिसमें इशू होता है आपको प्रूव करना पड़ता है और अब जो है लड़कियों का प्रूव होता नहीं है, तो लैक ऑफ प्रूफ की वजह से जो है वो चीज वो ज्यादा नहीं हाईलाइट हो नहीं पाती। वो जो मेन इशू ये होती है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी कहती है, अगर लड़की ये भी कहती है ना कि मुझे लड़का पसंद नहीं है तो उस बेस पे भी खुला ग्रांट्स हो जाती है। तो इसकी बेस पे वो ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती कि वो ज्यादा को। लेकिन आसमा एक चीज मुझे ये बताइएगा कि जब इस तरह से कोई केसेस आते हैं, जाहिर है काफी सोच विचार के बाद ही वो अदालत का रास्ता खटखटाते होंगे, दरवाजा खटखटाते होंगे, लेकिन वहां पर आके कोई रिकंसिलिएशन की कोशिश कोई की जाती है कि आपस में ये लोग बिठाया जाए या उनसे बात की जाए या उनको आगे के बारे में कुछ गाइड किया जाए अगर मामला वायलेंस के नहीं है तो? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है यही होती है कि पहले प्री ट्रायल होता है केस के अंदर, जब दोनों पार्टीज जो है वो कोर्ट में आ जाती हैं तो कोर्ट जो है जज जो है वो अपने पास बिठाकर विदाउट जब काउंसलर विदाउट जो फैमिली उन दोनों को बिठाता है अपने पास, दोनों को सुनता है और कोशिश पहली कोर्ट की ये होती है कि पहले इनको अगर हो सकता है तो उनको रिकंसाइल करें, अगर फिर भी अगर बात नहीं बनती तो फिर जो है उनको खुला फिर जो है ग्रांट करनी पड़ती है कोर्ट से। सही। अच्छा आसमा मुझे एक बात बताइएगा, हम स्पेसिफिकली देखते हैं कि जब लड़की का निकाह होता है तो एक जो सेक्शन आई बिलीव इट्स सेक्शन 16 जिसमें फ़ौरन ही काटा मार दिया जाता है, जिसमें बात होती है राइट टू डिवोर्स की, कि आया कलकला अगर लड़के की तरफ से कोई ना कोई ऐसी चीज़ की जाती है तो उस बच्ची के पास एटलीस्ट इतनी ज़रूर हो कि वो अपना ये टॉक्सिक किस्म का रिलेशनशिप ख़त्म कर दे। आपके पास ऐसे कितने केसेस आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि पहले ही लड़की से ये राइट ले लिया जाता है? क्योंकि अगर हम स्पेसिफिकली माँ बाप भी बात करें ना कि भाई हमारी बच्ची के पास राइट टू डिवोर्स होना चाहिए, तो लोग कहते हैं देखा माँ बाप तो अभी से चाह रहे बच्ची को डिवोर्स हो जाए। नहीं बिल्कुल ऐसा है कि इस तरह के केसेस हमारे पास कोर्ट में ज्यादा नहीं आते क्योंकि आपको पता है कि ये तो शुरू से ही है कि मतलब पहले ही कट कर देते हैं और लोग बड़ा बुरा समझते हैं, सोसाइटी में एक नॉर्म बना दे कि बहुत बुरी बदतमीजी कहलाती है कि अगर लड़की बोल भी दे कि इसमें राइट है, हमारा रिलीजन राइट देता है। हाँ देखिए अब तो जो है लॉज में भी इसमें इतनी ज्यादा सख्ती कर दी है कि जो है वो मना किया गया है मुफ्ती साहब मौलाना को भी कि जो है अब आप जिसको क्लॉज को कट नहीं करेंगे। लड़की को हमारा मसला है कि लड़की को पहले का नाम पढ़ाया जाता ही नहीं है, वो जिस टाइम पर साइन कर रहे होते उस टाइम पर कहते हैं कबूल है बस, उसको ना आप क्लॉजेस बताते हैं ना ये बताते हैं कि जो क्लॉज मौजूद है उसकी कितनी अहमियत है, इंपॉर्टेंस क्या है। जब उसको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी तो वो कैसे उस पर हाँ या ना बोलेगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। आसमा ज़हरा हमारे साथ मौजूद थी, कानूनी माहिर हैं, और मिसेस खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बड़ा अलमिया है कि आप देखें कि जो रिश्ता वैसे तो कहते हैं कि अगर मजबूत हो तो वो उससे मजबूत तर कोई रिश्ता नहीं है, और अगर उसकी कमज़ोरी की बात करें तो कच्चे धागे से भी कमज़ोर हो सकता है। लेकिन बात सारी होती है कि रिस्पेक्ट की और अंडरस्टैंडिंग की, मोहब्बत की, और जाहिर है कि हर रोज एक नई स्ट्रगल होती है। और देखिए छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस आपको करने पड़ते हैं। हाँ पर अगर आप देखें कि वो आपसे झूठ बोल रहा है, वो आपको दगा दे रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है, वो आपको मार रहा है, या वो आपको मार रही है, या वो आपको मारी एग्जैक्टली, या आपकी बीवी आपको धोखा दे रही है, आपको मार रही है, देन आपके पास ऐसी बहुत सारी रीजंस मौजूद हैं कि आप ये टॉक्सिक रिलेशनशिप, क्योंकि ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है ना, ये आपके बच्चों के लिए जिंदगी भर के जो आपका इतना खूबसूरत रिश्ता है उसको बर्बाद करके रख देता है। और एक और चीज़ कि देखें जी, बात ही होती है ना, लोग कहते हैं कि कामयाब शादी का क्या राज है, तो वो है जी सबसे बढ़ के लो एक्सपेक्टेशंस। लो एक्सपेक्टेशन, अच्छी दोस्ती और एतमाद। जितनी ज्यादा तवक्कुआत होगी उतनी डिसअपॉइंटमेंट की तरफ जाते हैं, एजम्पशंस की तरफ जाते हैं, और फिर उसका नुकसान कोशिश करें झूठ भी कम से कम बोले अपनी मियां बीवी से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए और जीते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।